अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेट्स सी कि आज के लेक्चर में हम चार इम्पोर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली चीज़ जो है उसमें हम सीखेंगे कंप्लीट रोड मैप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अगर मैंने प्लेसमेंट ये जो रोड मैप है ये अकॉर्डिंग टू द एक अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होता है ना बीएस डिग्री जिसने की हो और उससे प्लेसमेंट के लिए किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड है ना उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से टॉपिक्स वो कर ले तो उसकी जॉब पक्की हो जाएगी। उसके ऊपर हम बात करेंगे तो रोड मैप पूरा हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। फिर हम दूसरे नंबर पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके ऊपर पूरी डिस्कशन करेंगे। हाउ टू क्रिएट माई ऑन डेटा स्ट्रक्चर। खुद का डेटा स्ट्रक्चर हमने क्रिएट करना लास्ट लेक्चर में नहीं सीखा था, हमने सीखा था बिल्ट इन जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसे हम कलेक्शंस का नाम दे रहे थे। कलेक्शन फ्रेमवर्क में जितनी हमारे पास एपीआईज थी ना, अब हमने क्या करना है कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर मैं पकड़ूंगा और पूरा उसे जावा में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक, लेट्स सी कि इसके आगे हमने क्या पढ़ना है। इसके आगे हम लास्ट में प्रोजेक्ट डिस्कशन करेंगे जो हमने प्रोजेक्ट इसमें इंप्लीमेंट करना है। जैसे हमने इसके अंदर करना है वर्ड डिक्शनरी जो होती है, एक वर्ड के मल्टीपल सिनोनिम्स हो तो मल्टीपल सिनोनिम्स के साथ अ, हम उस डिक्शनरी को एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्लीट रोड मैप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसे हम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज जो इसमें मुझे डिस्कस करनी है वो ये है कि पॉइंट नंबर वन, आपको जो चीज सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर के लिए आनी चाहिए वो आनी चाहिए रेफरेंसेस। ये मैं अकॉर्डिंग टू द जावा लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हर चीज बता रहा हूँ। प्लेसमेंट अगर आपने जावा के लिए करनी हो, किसी भी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई करना हो, तो डेटा स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें से इंटरव्यू में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रेफरेंस ऑब्जेक्ट। रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो हम न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में किस तरह से स्टोर होता है, उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, बनाते कैसे। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसमें आएंगी। व्हाट इज रेफरेंस ऑब्जेक्ट, होता क्या है, हाउ टू यूज रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स, रेफरेंस ऑब्जेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे स्टैटिक मेमोरी डायनामिक मेमोरी दो तरह की मेमोरीज होंगी, तो किस तरह से मेरा जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है वो स्टोर होगा, उसके अंदर वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी और रेफरेंस कहाँ पे स्टोर होगा, हीप में स्टोर होगा, स्टैटिक या आपका जो स्टैक होता है वहां पे स्टोर होगा। ठीक है, तो ये पूरा आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। थ्री नंबर पे हमारे पास दो तरह के एल्गोरिथम होंगे, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हमें आपको आइडिया होना चाहिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना उसमें हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है अरेज। तो अरेज में हमारे पास दो तरह के अरेज हैं, स्टैटिक अरे और डायनामिक अरे। ठीक है, डायमेंशन में हमारे पास ये आ जाती है कि 1D अरे होती है, 2D अरे होती है, 3D या मल्टी डायमेंशनल अरे जो आपके पास होती हैं। हम उस पे इतनी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्टैटिक और डायनामिक अरे। अगर 2D भी बनानी हो 1D भी बनानी हो, इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन 1D और 2D तक तो आपको स्टैटिक और डायनामिक दोनों तरह से बनानी आनी चाहिए। ठीक है, बनानी भी आनी चाहिए और इसके ऊपर इंसर्ट करना, डिलीट करना, सर्च करना, अपडेट करना, ये ऑपरेशन भी इसके ऊपर परफॉर्म करने आने चाहिए। ठीक है, और फिर इसी के अकॉर्डिंगली बहुत सारी वेबसाइट्स आपको पास मिलती हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के नाम लिखता हूँ, आप यहाँ से चले जाएं लीड, लीड कोड, लीड कोड वेबसाइट है, ये नंबर वन पे मैं इसे रखता हूँ। तो आप लीड कोड में जाएं, वहां पे जाके थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं ना अरे के अकॉर्डिंगली, जो जो टॉपिक आप करोगे, जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले किया अरे, तो अरे में जो चीज पढ़ोगे ना डायनेमिक और स्टैटिक अरे, आपने इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना और सर्च करना, ये चीजें सीख ली। स्टैटिक भी सीख ली, डायनेमिक भी सीख ली, 1D भी सीख ली, 2D भी सीख ली। तो आप फिर क्या करो, लीड कोड वेबसाइट पे चले जाओ। ठीक है, ये जो वेबसाइट है ना इसके अंदर आपके पास कॉम्पिटेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कॉम्पिटेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो। ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो। इसमें तीन लेवल्स होते हैं, इजी,
मीडियम और हार्ड। ठीक है, इजी, मीडियम, हार्ड, तीन तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास आती है। मैं आपके साथ ना एक एक्सेल शीट भी शेयर कर दूंगा। उस एक्सेल शीट के अंदर ना मैंने हर तरह की प्रॉब्लम, अरे से रिलेटेड जो इजी प्रॉब्लम्स है वो डाल दी हुई है लीड कोड से। फिर मीडियम टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो डाल दी हुई है। हार्ड टाइप की प्रॉब्लम वो भी ऐड करती हैं। ये एक्सेल शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसमें हर तरह की प्रॉब्लम लीड कोड से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरह आपके पास कोड रैंक एक वेबसाइट है, कोड रैंक। ये भी वेबसाइट अच्छी है कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे जाके कोई भी एक साइड आप चूज कर लें और उस पे वहां पे जाएं, सबको एक्सप्लोर कर लें, और जो आपको बेहतर लगे उस साइड पे जाएं और उसके कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना आप सॉल्व करोगे ना, आप स्टक भी होगे, आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी कैसे सॉल्व करना है। जैसे आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखोगे ना, उस चीज से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अब ये टॉपिक जो है ना मुझे हर तरह से आता है। कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं इसका आंसर कर सकता हूँ, या फिर इसका मैं कोड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। सही है, तो एक आपके पास आ जाती है कोड शेफ, ये भी अच्छी साइट है। कोड शेफ ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, ये भी कॉम्पिटिटिव। आपकी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेटा कुछ अच्छी अच्छी साइट्स हैं, यहाँ पे जाएं, एक एक करके कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, फिर आप उसे वहां पे सबमिट जब करोगे ना, तो वो उसके यूज केसेस कॉन्स्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट्स को मैच करेगा। अगर तो आपके रिजल्ट्स मैच हो रहे हैं तो फिर आपको वो नेक्स्ट प्रॉब्लम में ले जाएगा, या फिर आपके अकॉर्डिंगली ना आपको बता देगा आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना, जो आपका आंसर जो मैच हुआ है वो 50% हुआ है या 70% आपने सही आंसर किया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। लेट्स सी के हम इसके अंदर ना अरेज के बाद हम सीखेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक लिस्ट कितनी तरह की होती हैं, काम कैसे करती हैं, पहले आपको जब भी कोई एल्गोरिथम स्टार्ट करो ना, जैसे लिंक लिस्ट, तो हम अरे से लिंक लिस्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है ना, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करें, जब भी आप टॉपिक स्टार्ट करें ना, ऑन स्टार्ट ऑफ द टॉपिक तो तीन तरह की क्वेश्चंस आप माइंड में जरूर रखा करें। ठीक है, उसके आंसर आपको जरूर आने चाहिए। ठीक है, कि प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहले जो मैं पढ़ रहा हूं वो है क्या, वट का आंसर आपको आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने टॉपिक स्टार्ट किया लिंक्ड लिस्ट, तो आपने टॉपिक स्टार्ट किया लिंक लिस्ट, इसके बारे में आपको वट का आंसर आना चाहिए कि लिंक लिस्ट है क्या। ठीक है, फिर हम लिंक लिस्ट कर क्यों रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर जरूर आना चाहिए। अक्सर इंटरव्यूज आपसे पूछ लेते हैं कि लिंक लिस्ट जो है वो हम लिंक लिस्ट पे शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, अरेज में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस आए कि आप लिंक लिस्ट में शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद हाउ का आंसर, कि आपने ये लिंक लिस्ट जो है इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी लिंक लिस्ट है उसे कोड से इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये तीन क्वेश्चंस के आंसर जरूर आने चाहिए। तो लेट्स सी के लिंक लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। तो एल एल का मतलब होगा सिंगल लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट, सबसे पहले ये आपको आनी चाहिए सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट। SCLL का मतलब होगा सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट। फिर डबल लिंक लिस्ट, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये चार तरह की लिंक लिस्ट आपको आनी चाहिए। इसके ऊपर आपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखना है, इंसर्ट एट हेड, इंसर्ट एट टेल, ट्रिवर्स करना, अगर मैंने हेड से ट्रिवर्स करना वो आना चाहिए, रिवर्स में लिंक लिस्ट को प्रिंट करना वो आना चाहिए, आपको सॉर्ट करना आपको आना चाहिए लिंक लिस्ट के डाटा को, लिंक लिस्ट को अपडेट करना, डिलीट करना और मर्ज करना दो लिंक लिस्ट को। ठीक है, ये सारी कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स आपको लीड कोड या और जितनी भी साइट्स मैंने बताई हैं वहां पे आपको मिल जाएंगे। लेट्स सी के अगले जो डेटा स्ट्रक्चर जो लीनियर से रिलेटेड है वो है स्टैक। तो स्टैक और क्यू दो ऐसे
टॉपिक्स हैं जिसे आप अरे बेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और लिंक लिस्ट बेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बेसिकली ये बिहेवियर है। तो बिहेवियर मतलब कि ये जो आपके पास है ना स्टैक, फॉर एग्जांपल जो स्टैक है वो आपका बिहेवियर है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट को जब आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना तो अरे बेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और दूसरा लिंक लिस्ट बेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सही है। तो लिंक लिस्ट बेस भी हो सकता है और अरे बेस भी हो सकता है। आपको दोनों तरीकों से आना चाहिए। उसी तरह क्यू को जब इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो अरे बेस भी बना सकते हैं, लिंक लिस्ट बेस भी बना सकते हैं। आपको प्रियोरिटी क्यू ज्यादातर यूज होती है जिसमें हम प्रियोरिटीज डिफाइन कर देते हैं कि ये वाला जो डाटा है ना, ये आप इसकी प्रियोरिटी हाई है तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है डी क्यू होगा। ठीक है, इन क्यू होगा, डी क्यू होगा। इन क्यू मतलब इंसर्ट करना है, डी क्यू मतलब निकाल देना। ठीक है। उसी तरह आपके पास सर्कुलर क्यू होती है, ऐसी क्यू जिसका जो स्टार्ट होगी ना तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही होगा, उसे कहते हैं सर्कुलर क्यू। जो सर्कुलर क्यू, ये आपको पता होने चाहिए। ये सारे के सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और इन सब डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी आनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है टाइम कॉम्प्लेक्स। जो मेन चीज हमारा जो कंसर्न होता है ना एज अ डेवलपर, हमारा जो कंसर्न होता है वो ये नहीं होता कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते, हम ज्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि मैंने एक प्रोग्राम बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितनी अरेज या कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने यूज कर रहा हूँ, बार बार यूज कर रहा हूँ, स्पेस ले रहा हूँ। तो मेमोरी में कितनी कंज्यूम कर रहा है वो प्रोग्राम, उसे हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये मेरी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो हमारा बेस्ट जो फोकस होता है ना एज अ डेवलपर, वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज्यादा फोकस होता है। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे भी होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें 2 बार मुझे जो है 10 साइज की अरे लेनी पड़ रही है। तो मैं ऐसा भी प्रोग्राम लिख सकता हूँ जिसमें एक ही 10 साइज की अरे लूँ और उसी को फिर से रीयूज कर लूँ। सही है। तो वो मेरा स्पेस एफिशिएंट हो जाएगा फिर। सही है। तो हम इस पे यहाँ पे जो है हम फोकस कर रहे होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। बेसिकली हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम है ना उसमें डिले ना आए। अगर कोई यूजर है, वो एक एप्लीकेशन यूज कर रहा है या वेबसाइट यूज कर रहा है, तो अगर वो एप्लीकेशन या वेबसाइट जो है वो उसे लेट रिस्पॉन्ड करती है या उसे बहुत ज्यादा प्रोसेस में टाइम, प्रोग्रेस में टाइम लग रहा है, तो वो उसे प्रोग्रेस की वजह से फेड अप हो जाता है यूजर और वो कहेगा ये तो बेकार किस्म का सॉफ्टवेयर बनाया है। तो इसलिए हमारा ज्यादा फोकस होता है रिस्पॉन्ड टाइम पे, तो बहुत ज्यादा फोकस होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे उतना फोकस नहीं होता। हाँ, बहुत सारी जगह पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैटर करती है। तो लेट्स सी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझे हर एक एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली आने चाहिए, हर एक डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आने चाहिए। जैसे सर्कुलर क्यू जब मैंने इंप्लीमेंट किया और क्यू इंप्लीमेंट किया, तो दोनों में से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। ठीक है। या फिर मैंने अरे बेस जब स्टैक को इम्प्लीमेंट किया या स्टैक को लिंक लिस्ट बेस इम्प्लीमेंट किया, तो फिलहाल तो सबकी ही, क्योंकि इसका नाम ही लीनियर है तो सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर ही निकलेगी। ठीक है। सिवाय अगर मैं प्रियोरिटी की बात करूं तो प्रियोरिटीज में आपके पास ये आ जाता है कि डाटा को अगर मैंने सर्च करना है जिसकी प्रियोरिटी हाई है वो आपको शुरू में शायद मिल जाएगा। ठीक है। तो वहां पे प्रियोरिटी के केस में शायद आपको कांस्टेंट टाइम में भी सर्च करके मिल जाए। लेकिन वर्स्ट केस में यहाँ पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं वर्स्ट केस में बताऊं तो फिर इसकी भी लीनियर ही मतलब लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। लीनियर क्या होता है, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं आज। तो इस पे परेशान नहीं होना। अगर ये मेरी बातें आपको समझ नहीं आ रही तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे डिटेल में बात करेंगे। सही है। तो लेट्स सी के फोर्थ वाले पॉइंट में आपको क्या चीजें आनी चाहिए, रिकर्जन। हमने बड़ी डिटेल में एक लेक्चर किया था, मेथड्स एंड डीप डाइव ऑफ मेथड्स एंड रिकर्जन। तो आप उस लेक्चर में जाकर रिकर्जन को बड़ी डिटेल में पढ़ सकते हो।
वहां पे मैंने रिकर्जन को बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो मेथड्स के अंदर रिकर्जन किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। फिर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर में जो ये पांचवा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम। हाँ, अगर सारे ना भी आते हो तो आपको कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम तो मस्ट आने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये तीन तकरीबन एक जैसे ही इनके एल्गोरिदम है। दोनों तीनों के तीनों जो हैं नेस्टेड लूप, दो नेस्टेड लूप यूज करते हैं, और तकरीबन उनका वे ऑफ सॉर्टिंग मिलता जुलता है। सही है, मैं एक जैसा नहीं कहूंगा लेकिन मिलता जुलता है। एक भी आप कर लेंगे, इन तीनों में से एक भी कर लें तो इनफ है। सही है। उसी तरह मर्ज सॉर्ट, ये इंपॉर्टेंट है काफी। ये जो है एल्गोरिदम इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्विक सॉर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह हीप सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है। तो ये दोनों एल्गोरिदम जो हैं, दोनों में से कोई एक भी आता हो तो आप अ, वैसे तो दोनों ही आने चाहिए, लेकिन कोई एक भी आता हो तो आपकी बचत हो जाती है, ठीक है, आप डिफेंड ही कर सकोगे। तो उसके बाद आता है काउंटिंग सॉर्ट, बकेट सॉर्ट। ये जो है काउंटिंग सॉर्ट आप ग्राफ्स के ऊपर लगाते हो। फिर बकेट सॉर्ट है आपके पास। ये सारे जो एल्गोरिदम है, हर एक एल्गोरिदम का ये अच्छा, इतने सारे एल्गोरिदम जो हैं ये काम क्या करते हैं, ये सिर्फ सारे जो हैं वो सॉर्टिंग का काम कर रहे होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है डाटा को, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को स्टोर करना है, ठीक है। तो सॉर्ट करना है। तो ये इनका काम एक ही है, लेकिन असल में ये सारे एल्गोरिदम डिफरेंट क्यों है, इसकी एक रीजन है कि हर एक जो एल्गोरिदम है ना, हर एक एल्गोरिदम, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्विक सॉर्ट है, उसी तरह मर्ज सॉर्ट है, उसी तरह सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है। ये सारे एल्गोरिदम काम एक ही कर रहे हैं, सॉर्टिंग का ही काम कर रहे हैं, लेकिन किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है, किसी की बेस्ट है, ठीक है। तो इन सब में से बेस्ट किसकी है, किसकी वर्स है, किसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके अकॉर्डिंगली हम वो एल्गोरिदम यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतना मैटर नहीं करती, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी सबसे कम है ना, वो एल्गोरिदम बेस्ट है, मुझे जल्दी सॉर्ट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल एक मेरा एल्गोरिदम है, वो मुझे सॉर्ट करके ना कोई फॉर एग्जांपल 10 सेकंड में दे देता है। दूसरा जो है वो मुझे सॉर्ट करके ना कोई 1000 सेकंड्स में देता है। तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, मैं उसी को प्रेफर करूंगा जो मुझे जल्दी रिस्पॉन्ड करे। सही है। अभी तो मैंने सेकंड्स के हिसाब से आपको समझाया है, लेकिन कोड में हम इसे किसी और वे में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। किस तरह करते हैं वो सीखते हैं अभी, कि सर्चिंग के कौन कौन से एल्गोरिदम है, ठीक है। तो सर्चिंग दो तरह के हम एल्गोरिदम यूज करते हैं, लीनियर और बाइनरी सर्च। ये दोनों बड़े ही फेमस है, दोनों बड़े फेमस हैं, और दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही फास्ट है, एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत स्लो है। तो स्लो किसकी है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है ये एन टाइम में करता है, ये लॉग एन टाइम में करता है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फास्ट है। तो सेवन में हमारे पास जो चीज है वो है ट्रीज। ट्रीज में हमारे पास बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री जिसकी दो नोड्स होती हैं उसे कहते हैं बाइनरी ट्री। बाइनरी सर्च ट्री, इसे बीएसटी भी बोलते हैं, सही है। तो बीएसटी ये होता है, ये इसकी एडवांस फॉर्म है। एवीएल इसी की एडवांस फॉर्म है, बल्कि बैलेंस ट्री भी इसे बोलते हैं, ठीक है। बी प्लस ट्री इसके आगे से फॉर्म है। उसी तरह रेड ब्लैक ट्री है, हीप है आपके पास, मिन हीप, मैक्स हीप। ये सारे जो आपके ट्रीज हैं ना, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्री। और ये जो आपके पास जितने भी एल्गोरिदम है, इसकी भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए। इन वाले डेटा स्ट्रक्चर को, ट्रीज के और ग्राफ्स के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, ये सारे के सारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमने पीछे पढ़ लिए। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से थे, जो हमारे पास अरेज हैं, लिंक लिस्ट हैं, स्टैक है, क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है, सर्कुलर क्यू है, ये सारे आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे। तो ट्रीज जो हैं वो, ग्राफ जो हैं, ये दोनों के दोनों
नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। लेट्स सी के ग्राफ्स 8 पे चलते हैं, तो ग्राफ्स में हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, पहले तो ग्राफ क्या होता है ये पता होना चाहिए। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, लिस्ट, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपको आना चाहिए। टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ये जो सॉर्टिंग हम करते हैं इसके ऊपर, ग्राफ्स के ऊपर, ये आनी चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, इसके भी कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए। कौन कौन से एल्गोरिथम है, क्रूस्कल एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम, फिर आपके पास डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ये तीनों बड़े ही फेमस एल्गोरिथम्स हैं और शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। तो लेट्स सी के 9 नंबर पे मेरे पास आना चाहिए मुझे डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्यों हम करते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस, ये तो 9 और 10 जो टॉपिक्स है ना, ये थोड़े से एडवांस वर्जन की डाटा स्ट्रक्चर है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाओ तो डायनामिक प्रोग्रामिंग के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। अगर ये टॉपिक ना भी आता हो ना, ये दो टॉपिक ना भी आते हो, तो तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है दो टॉपिक, ये है क्या, डायनामिक प्रोग्रामिंग। इसमें दो चीजें हैं, जैसे मेमोराइजेशन और टेबुलेशन। टेबुलेशन दो तरह के अप्रोच है हमारे पास, ये क्या क्यों यूज होती हैं, और ये डायनामिक प्रोग्रामिंग है क्या, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपके पास। जैसे रिकर्जन है ना, रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने रिड्यूस करनी हो, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना हमारे पास, वो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी फॉर एग्जाम्पल बेस की पावर n होगा, तो n मतलब उसके नंबर ऑफ इनपुट्स जितनी है ना, फॉर एग्जाम्पल 100 के इनपुट है तो वो मेरा n वो हो जाएगा। अगर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करना है, कम करना है, तो उसके लिए हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की दो अप्रोचेस यूज करते हैं, मेमोराइजेशन और टेबुलेशन। ठीक है, तो टेबुलेशन और मेमोराइजेशन हम रिकर्जन के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद 10 पॉइंट में आता है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग भी हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। तो ये दोनों टॉपिक भी रिकर्जन के एडवांस टॉपिक्स आप इन्हें कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास परमोटेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज है कि परमोटेशन जो है कैसे हम निकालते हैं, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो 11 पॉइंट में हमारे पास आ जाता है जेनेरिक्स। जेनेरिक्स किसी भी डाटा स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। कलेक्शंस में ऑटोमेटिकली ये चीज पहले से ही उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई है। जैसे ही आपका 1.5 वर्जन आया उसके बाद जेनेरिक्स इम्प्लीमेंटेड थे, तो जितने भी कलेक्शंस आपको मिलेंगे ना जावा के अंदर, वहां पे आपके पास जेनेरिक्स अवेलेबल है। तो जेनेरिक्स क्या आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप किसी भी तरह का डाटा एक ही कलेक्शन के अंदर स्टोर कर सकते हो। जैसे अरे लिस्ट के अंदर आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो, आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, किसी भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हो। उसी तरह कलेक्शंस बनी बनाई कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने ये तीनों टॉपिक लास्ट लास्ट लेक्चर में ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने रोड मैप कंप्लीट करना था। तो तीनों चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे जेनेरिक्स, कलेक्शंस और लैम्डा एक्सप्रेशन। यहाँ तक आपका रोड मैप कंप्लीट है। अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर का इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसका आंसर जरूर कर पाओगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता पाओगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, फिर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर टाइम। कंप्यूटर टाइम को जो टाइम लगता है टू रन एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम को रन करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, एक कंप्यूटर को जितना टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जर्नल टर्म में इसको मैं इस तरह समझाऊंगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन इनपुट साइड्स एंड सीपीयू ऑपरेशंस। तो लेट्स सी कि इसको हम पेंट में थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होगी, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर
जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ y, ऐसे होता है ना y, तो यहाँ पर अगर इस तरह से कोई इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहां से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट। जूम करता हूं तो यहां पे मैं लिखता हूं x इज इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही है, x जो है मेरे पास इंडिपेंडेंट है एंड y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो यहाँ पे जो आपके ग्राफ में हम चीज बनाते हैं ना, वो जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो कुछ ऐसे रखते हैं कि जो चीज किसी पे डिपेंडेंट है ना, उसे हम y एक्सिस पे रखेंगे। तो ऑपरेशंस मेरे पास दो चीजें हैं, एक चीज है मेरे पास ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, और दूसरी चीज मेरे पास है इनपुट साइज। ठीक है, हमने यही बोला ना कि इनपुट साइज और जो मेरे पास ऑपरेशंस हैं, ये दोनों जो हैं इनका आपस में रिलेशन होता है, इनका आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, तो मेरे पास जो डिपेंडेंट है वो है ऑपरेशंस, ऑपरेशन मेरे पास डिपेंडेंट है, इसे मैं रखूंगा वाई एक्सिस पे, और जो मेरा इंडिपेंडेंट है वो है इनपुट साइज। ठीक है, समझाऊंगा आपको और थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा, सही है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और प्रोजेक्ट क्रिएट करके मैं यहाँ पे ना ये कमेंट्स को हटा देता हूँ ताकि हमारा फोकस जो है ना कोड पे रहे। लेट्स सी कि मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना सीखा, ठीक है, तो मैंने बोला कि इनपुट, जो आपकी इनपुट साइज होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो इसका रिलेशन होता है विद द, इसका रिलेशन होता है विद ऑपरेशन, कितने ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक प्रिंट के नाम से मेथड बना रहे, सही है। इसने करना क्या है, इसने ना एक इनपुट साइज इंटीजर की अरे लेनी है, ए डबल आर कोई इंटीजर की अरे है, ये मैंने इसे पास कर दी। ये जो अरे है ना, इसके अंदर मैं जितना भी इसका साइज आएगा ना, ए डबल आर डॉट लेंथ, लेंथ जितना लूप लगाऊंगा और एस आउट करके मैं इसके सारे एलिमेंट जस्ट प्रिंट करा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, और उसके आई एलिमेंट को प्रिंट करता जा रहा हूँ। लेट्स सी के समझाने के लिए कि इनका रिलेशन कैसे है, डिपेंड, ये जो लूप है ना ये कितनी बार चलेगा, ये डिपेंड करता है इसके इनपुट साइज के ऊपर। जितना मैं इनपुट में साइज दूंगा उतना लूप चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं प्रिंट वाले को कॉल करता हूँ, तो प्रिंट वाले को जब मैं कॉल करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे अरे पास करनी है, तो मुझे यहाँ बनाने पड़ेगी एक अरे, मैं यूं करके अरे बना देता हूँ। लेट्स सी के इसके अंदर ना मैं एलिमेंट्स देता हूँ 10 20 30 40 50, तो मैंने 5 एलिमेंट्स की अरे बनाई, सही हो गया। ये 5 एलिमेंट्स की अरे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, ये 5 बार चलेगा। ऑफ कोर्स जितनी उसकी लेंथ है, जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उतना ही उसका साइज होगा, सही हो गया। तो ये उसके ये फॉर एग्जांपल कितनी बार चलेगा, इसका अगर लेंथ जो है, इसकी लेंथ आएगी मेरे पास 5, सही हो गया इसी एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये लूप जो है वो 5 बार चल जाएगा। अगर मैं लेंथ को n बोल दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेंथ को ना n बोल रहा हूं, तो मेरे पास जो n है ना, जितना उसका साइज है अरे का, वो मेरी होगी इनपुट साइज, और कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस वो परफॉर्म करेगा वो, ये फॉर एग्जांपल अभी तो प्रिंट ही करा रहा हूं ना, मैं कोई खास ऑपरेशन तो नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन प्रिंट भी कोई ना कोई आपके एलिमेंट को ही प्रिंट कर रहा है ना वो, तो ये कितनी बार चलेगा, कितनी बार लूप चलेगा, सही हो गया। तो इनका आपस में रिलेशन तो हमें समझ आ गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो 3 तरह की होती है। बेस्ट, इसमें 3 केसेस मेरे पास आएंगे। जो बेस्ट केस है उसका जो नोटेशन होती है ना, उसका जो सिंबल होता है वो होता है ओमेगा, सही है। तो थीटा होता है एवरेज केस में, वर्स्ट केस में आपके पास होता है बिग ओ।
बिग ओ, सही है। तो ज्यादातर जो हमारा जो केस जिसके ऊपर हम ज्यादा बात कर रहे होते हैं ना, तो वो है आपका वर्स्ट केस। ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो जो इम्पोर्टेंट केस है वो ये है। तो लेट्स सी के तीनों में फर्क क्या है, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं। अगर मैं आपको कहूं, आप क्या करो, सर्च करो। ऑपरेशन क्या करना है, आपने सर्चिंग करनी है अरे के अंदर। आपने सर्च करना है अरे के अंदर 30 को और 10 को। एग्जाम्पल के तौर पे 10 को सर्च करना है, और इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। कोई भी इसका ऑर्डर हो सकता है। ठीक है। आपकी अरे ना अभी जो है, मेरा ऑर्डर जो है अरे का, वो इस तरह से है कि 10, 20, 30, 40, 50, कुछ इस तरह से मेरा डाटा पड़ा हुआ है। लेट्स सी कि मैंने 10 को फाइंड करना है, मुझे नहीं पता इसका ऑर्डर क्या है, अभी मुझे पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से एक लूप लगाऊंगा। क्योंकि मैं ना असल में जो डाटा ले रहा हूँ ना, वो रन टाइम में ले रहा हूँ, अभी तो मैंने कंपाइल टाइम में लिया है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि ये जो डाटा है ना, ये इनपुट होगा, रन टाइम में इनपुट होगा। तो मुझे नहीं पता कि वो यूजर क्या एंटर करेगा, तो मैंने ना 10 को ही फाइंड करना है। वो जितने भी इनपुट करेगा, 5 एलिमेंट इनपुट करेगा, उसमें से 10 को फाइंड करना है। तो 10 को जब मैं सर्च करने जाऊंगा ना, तो क्या होगा, अगर बेस्ट केस में बात करूं, तो बेस्ट केस ये है। इन बेस्ट केस 10 फाइंड, जो 10 है ना, वो फाउंड हो जाता है इन फर्स्ट, एज अ फर्स्ट एलिमेंट। अगर एज अ फर्स्ट एलिमेंट ही आपको पास मिल जाता है, तो इसे कहेंगे सबसे बेस्ट केस है ये। तो बेस्ट केस ये है कि आपका जो एलिमेंट है ना इस अरे के अंदर, जिसके हम फाइंड कर रहे हैं, वो हो सकता है स्टार्ट में ही पड़ा हो, या पहला एलिमेंट हो, या दूसरा एलिमेंट हो। तो कांस्टेंट टाइम के अंदर आप उसे ढूंढ लोगे, यानी वो जल्दी आपका एलिमेंट मिल जाएगा, उसे कहेंगे बेस्ट केस। अगर मैंने जो एलिमेंट है ना उसको फाइंड करना हो 10 को, लेकिन इसके जो कॉम्बिनेशन है ना कुछ इस तरह से हो कि 10 ना यहाँ नहीं पड़ा हुआ, वो पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल मेरा कहीं सेंटर में पड़ा हुआ, सही है। तो वो एलिमेंट कहीं ना कहीं सेंटर में पड़ा हुआ है। तो अब मैंने 10 को जब फाइंड करने गया, तो पहले से नहीं मिला, दूसरे से नहीं मिला, वो कहीं मिडल में मिलेगा। अभी तो मैं 5 की अरे है ना आपके पास, लेकिन अगर ये आपके पास हजारों में, लाखों में बड़ा नंबर आपके पास उसका साइज होता, अगर इसका साइज जो है आपके पास कोई 1 लाख के करीब होता, तो आपको जब फाइंड करने जाएंगे तो लूप भी उतना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख तक लूप लगाना पड़ेगा, या 10 लाख तक, 1 मिलियन में भी जा सकता है। ठीक है। तो 10 लाख का जब मैं लूप लगाऊंगा ना, तो उसके मिडल में कहीं मुझे मिल रहा है। तो वो जो मिडल में मुझे मिला है ना, तो ये मेरा जो केस बन जाएगा ना, ये मुझे मिल रहा है एवरेज केस में। ठीक है। तो ये मेरा एवरेज केस बनेगा। एवरेज केस में मुझे 10 पाउंड हुआ, और ये मेरा एज अ मिडल एलिमेंट कहीं मुझे मिडल में मिल गया। ठीक है। तो मुझे इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, बस मुझे मिडल तक जाना पड़ा और मुझे मिल गया। मुझे वो एलिमेंट ना, सबसे बुरा केस ये होगा कि वर्स्ट केस में मुझे मिल रहा है, और वो कहाँ पे मिल रहा है, वो मुझे आखिरी एलिमेंट पे मिल रहा है। अगर आखिरी एलिमेंट पे मिल रहा है, तो फिर ये मेरा एज अ लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। इस केस को हम बोलेंगे वर्स्ट केस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जिस पे हम बात करते हैं ना, वो वाला जो हमारा केस होता है, वो होता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस यानी बिग ओ हमने फाइंड करना। तो ये इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट लिखा था। तो बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकालनी है, और जिसकी वर्स्ट केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दूसरों से बेहतर हो, वो वाला एल्गोरिथम हम यूज करेंगे। ठीक है। तो लेट्स सी के इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं, और एक एक करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कितने किस्म के हमारे वर्स्ट केसेस हो सकते हैं, लेट्स सी इसके ऊपर बात करते हैं। तो लेट्स सी के अब हमने क्या करना है, वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ही सिर्फ बात करनी है, क्योंकि इसलिए मैंने इसे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ था यहाँ पे। तो बिग ओ मतलब बड़ा ओ लिखेंगे, और जो भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1। बिग ओ 1 हम कहते हैं कांस्टेंट। जो हमारा कांस्टेंट कांस्टेंट जो टाइम है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बोलते हैं बिग ओ 1। जब आप लिखते हो ना बिग ओ 1, इसका मतलब होता है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अगर आपका कोड कुछ इस फॉर्म में लिखा हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो नंबर हैं n1, n इज इक्वल टू 10, n एक n1 कर देते हैं, एक n2 कर देते हैं, इसमें 10 पड़ा हुआ, इसमें 20 पड़ा हुआ, ठीक है। तीसरा एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू n1 प्लस n2, दोनों को जमा किया और रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये छोटा सा कोड मैंने लिखा। अगर मैं बात करूं तो ये कांस्टेंट, असल में जो चीज मैं कराना चाह रहा था वो था कांस्टेंट टाइम के अंदर ये एग्जीक्यूट। तो कांस्टेंट जो टाइम है ना, उसके अंदर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, सही है। तो कांस्टेंट टाइम को हम कंसीडर भी नहीं करते। कांस्टेंट टाइम आपकी सबसे अच्छी, वर्स्ट केस में सबसे अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि कांस्टेंट टाइम में कोई चीज आपको सर्च हो रही है। तो बिग ओ, इसकी जो इस लाइन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हम उसे लिखेंगे बिग ओ वन। बिग ओ वन का मतलब होगा ये वाली लाइन में, क्योंकि हमने बार बार तो नहीं, ये लाइन एक ही बार एग्जीक्यूट होनी है ना, तो इसलिए ये कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसलिए मैं बिग ओ वन लिखूंगा। उसी तरह ये भी बिग ओ वन में एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसी तरह इस लाइन की बात करें तो ये भी जो लाइन है मेरे पास प्लस सी कर रही है और फिर उसमें ऐड कर रही है, तो फिर ये भी बिग ओ वन में एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसी तरह ये भी बिग ओ वन में एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो एक चीज यहाँ पे समझ आई कि जो आपका कांस्टेंट टाइम होता है ना, चाहे जितने मर्जी वेरिएबल ले लो, जितने मर्जी प्रिंट कर लो, आप 10 बार भी प्रिंट लिखते जाओगे ना, जैसे ये वाला प्रिंट को मैं बार बार लिखता जाऊंगा, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ही रहेगी, सही हो गया। इवन आपने कुछ इस तरह कर लिया, ये देखें, अगर आपने कुछ 4 का लूप लगाया और 10 का लूप लगाया, 10 का लूप लगा के आप सिर्फ प्रिंट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप प्रिंट कर रहे हो हेलो को 10 बार, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी 10। ऐसे ही है ना, 10 बार ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना इस लाइन को, तो मैं ज्यूम कर लेता हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने लिखी 10, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बिग ओ 10। तो ये क्योंकि कांस्टेंट आपने इसके अंदर जो चीज लिखी है वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको कांस्टेंट ही कंसीडर करूंगा। तो कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ वन के साथ, तो हम जो जहां पे 10 लिखा हुआ है वहां पे 1 कर देंगे। तो जब आप इसे रिप्रेजेंट करोगे कांस्टेंट को बिग ओ वन कर दो, सही है। चाहे लूप 10 का लगाओ, 20 का लगाओ, कितना भी बड़ा लूप लगाओ, तो डजेंट मैटर, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 ही हो जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट टाइम में ही जाएगी। लेट्स सी के और कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होती है बिग ओ एन। जो बिग ओ एन का मतलब होता है कि एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस वो परफॉर्म करेगा। अब जो एन है ना, वो कोई भी हो सकता है नंबर, जरूरी नहीं कि वो नंबर 100 ही हो, 10 ही हो, 5 ही हो, 5000 हो। वो एक एन नंबर है, यानी ये वेरी करेगा, ये नंबर जो है वेरी कर सकता है। जो चीज वेरी कर सकती है ना, उसे हम इसी तरह वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो बिग ओ एन का मतलब होगा, इस वाली कॉम्प्लेक्सिटी को कहते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसे मैं अच्छे से समझाता हूं आपको, देखिएगा। तो लेट्स सी कि हमारे पास ना ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर जो अरे है ना, इनपुट का साइज, जो इनपुट का साइज है ना, वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इसकी जो लेंथ है ना, वो यहाँ मैं इंट के अंदर ले लेता हूँ, एन के अंदर इसकी लेंथ ले लेता हूँ, ए डबरा डॉट लेंथ, और यहाँ पे मैं एन पास कर देता हूँ। तो लेट्स सी कि ये लूप कितनी बार चलेगा। ये लूप चलेगा, डिपेंड करता है एन के ऊपर। लूप डिपेंड्स ऑन एन। एन इज द, और एन है क्या चीज? एन इज द साइज ऑफ अरे, अरे का साइज है, सही है। तो अरे का जितना साइज होगा ना, इनपुट साइज जितना होगा उतना लूप चल जाएगा। तो इस वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कहते हैं बिग ओ एन। अब बिग ओ एन को भी मैं प्रूव करता हूं, कैसे ये बिग ओ एन है, सही है। तो इसको मैं प्रूव करता हूं, इस वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ एन क्यों कह रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं नंबर्स अज्यूम करता हूँ, इसमें मैंने इनपुट जो की है ना, इनपुट मैंने 10 नंबर्स की 10 एलिमेंट्स की अरे पास की। तो 10 एलिमेंट्स की अरे मैंने पास की, तो ये इसका साइज क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी वो भी 10 ही होगी, यानी उसका साइज जो है वो 10 ही होगा। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, वो 10 बार ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, 10 टाइम प्रिंट होगा ये। ठीक है, तो 10 टाइम्स प्रिंट होगा। इसका मतलब एक चीज इस कोड से समझ आ रही है कि आपकी जो अरे है ना, इसका जितना मर्जी साइज होगा, ठीक है, वेरी करेगा। हो सकता है ये 10 ना हो, मैंने एग्जाम्पल के लिए 10 नहीं है, ये 5 हो, 5,000 हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर आ सकता है। लेकिन इसकी जो डिपेंडेंसी है ना, वो ये है कि ये जो लूप है ना, ये एन टाइम चलेगा। कितने टाइम चलेगा? अब ये कांस्टेंट नहीं मैं कह रहा, यहाँ पे मैं कांस्टेंट क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये कितनी बार चलेगा। डिपेंड करता है इनपुट के साइज के ऊपर। तो मुझे जहां पे ये पता ना हो कि इनपुट का साइज क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर मुझे नहीं पता कि इनपुट का साइज क्या है, तो यहाँ पे इस वाले लूप को, और जो प्रीवियस मैंने लूप लिखा था, प्रीवियस लूप वो सिर्फ 10 तक ही चल रहा था। उसे आप चाहे 20 बार प्रोग्राम रन कर लें या 1 लाख बार भी प्रोग्राम रन कर लें, वो 10 बार ही चल रहा था। ठीक है, क्योंकि उसमें वेरी नहीं कर रही थी कोई वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू उसकी जो कंडीशन है ना, वेरी कर रही है। अगर इस इनपुट का साइज जो है ये बढ़ जाता है, यानी 10 की बजाय 50 हो जाता है, तो ये 50 बार चल जाएगा। ये अगर 100 बार हो जाता है, लाख बार हो जाता है, 10,000 बार हो जाता है, ये उतना ही लूप चलेगा। ठीक है, तो वेरी कर रहे हैं इनपुट के साइज के अकॉर्डिंगली। तो इसकी जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस कोड की होगी ना, इस पूरे फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी, वो आएगी बिग ओ एन। ठीक है, बिग ओ एन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जरा इस पे भी बात करते हैं। तो मैं यहाँ से लेके जाता हूँ आपको पेंट के अंदर, ये जो हमने ग्राफ बनाया था यहाँ से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इनपुट का जो साइज है ना, इनपुट का साइज, अगर इनपुट का साइज 0 है ना, अगर इनपुट का साइज है 0, तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ ये, ठीक है, अगर मेरे पास इनपुट का साइज 0 है तो मेरा 0 ये बनेगा, ये वाली चीज मेरी 0 होगी। ठीक है, तो ये वाला मेरा एक पॉइंट बन जाएगा कि 0 इनपुट के ऊपर ऑपरेशन भी 0 ही होंगे। सही है, तो अगर मेरे पास ये इनपुट का साइज 0 है, यानी अरे जो मैंने पास की वो 0 साइज की थी, तो लूप मेरा 0 टाइम चलेगा। सही है, तो ये तो 0 वैसे ही कंडीशन आपकी चलेगी ही नहीं, तो लूप चलेगा ही नहीं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। हाँ, अगर इसका साइज जो है, एग्जाम्पल के तौर पे इसका साइज जो है ना वो 100 हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100। तो ये मैंने लिखा 100। इनपुट साइज जो मैंने कर दिया ना अरे का, वो कर दिया 100, 100 का साइज कर दिया। तो लेट्स सी कि ये जो 100 पॉइंट है ना, ये यहाँ पे अगर 100 इनपुट होगी तो इसके ऑपरेशन जो होंगे ना वो भी 100 हो जाएंगे, ये भी 100 ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो लूप कितनी बार चलेगा, वो भी 100 बार चलेगा। ऐसे ही है, तो 100 बार जब चलेगा तो इसका जो पॉइंट, कनेक्टेड पॉइंट बनेगा वो ये कुछ बनेगा। ठीक है, कुछ ये पॉइंट बनेगा। तो आप देख रहे हो कि जब वो 200 पॉइंट के अकॉर्डिंगली चलेगा, इसे अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ, ये पॉइंट मैं जोड़ूंगा इसको फिर बाद में। ठीक है, तो लेट्स सी कि अगर ये यहाँ पे यहाँ होता, तो इसका इनपुट साइज मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 200 इनपुट के ऊपर ये हमारे पास कितना चलेगा, 200 ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, 200 ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200। तो 200 के इसके जो पिन पॉइंट बनेगा ना, वो क्या बनेगा, यहाँ पे कहीं जाके वो ये पिन पॉइंट बनेगा। ऐसे ही है, तो इनको फिर हम बाद में जोड़ लेंगे। तो जैसे मैं इसे जोड़ूंगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन टाइप आपको नजर आएगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगी और ये कुछ इस तरह से पॉइंट्स को जोड़ती हुई लाइन आगे जा रही है। ठीक है,
तो ये कुछ लाइन आपको इस तरह जाती हुई नजर आएगी। तो ग्राफिकली अगर आप देखें तो बिग ओ एन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, कुछ इस तरह से आती है कि ये स्ट्रेट लाइन में आप आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। जितने आपके इनपुट ऑपरेशन आते जाएंगे, उतना ही आपके इनपुट साइज आता रहेगा, उतने ही आपके ऑपरेशन परफॉर्म होते रहेंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास निकल के आएगी, ठीक है। इस वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नाम देते हैं लीनियर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर इसे कह सकते हो बिग ओ एन। बिग ओ एन भी इसे कह सकते हैं। सही हो गया। लेट्स सी के इसके आगे थोड़ी सी चीज पढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई अगला जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास यूज होती है ना, वो होती है बिग ओ एन स्क्वेयर। तो बिग ओ एन स्क्वेयर को आप क्वाड्रेटिक कह सकते हो। क्वाड क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसके अंदर हमारे पास किस तरह का कोड होगा, जरा इस पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना 2D अरे है, ठीक है, या फिर मैंने कोई बबल सॉर्ट कर रहा हूं जिसमें मैंने दो नेस्टेड लूप लगा दी, सही है। तो उस केस में जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने जाओगे ना, यानी एक लूप के अंदर एक और लूप है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं ये वाला जो चीज है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह से करता हूँ कि ये वाला लूप जो है, ये भी डिपेंड करता है एन के ऊपर। तो ये एन टाइम चल रहा है और ये भी एन टाइम चल रहा है, सही है। दो लूप नेस्टेड हो, जब भी दो लूप नेस्टेड हो, ये आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है ना, ये बनेगी। अब क्योंकि इसकी आइट्रेशन पे बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका पहला लूप चलेगा ना, पहला लूप, इसकी जब पहली आइट्रेशन होगी ना, कुछ ऐसे होगी कि वन, जब इसकी पहली आइट्रेशन होगी तो वन आइट्रेशन पे इसकी सारी आइट्रेशन चलेगी, अंदर वाले इनर लूप की सारी आइट्रेशन चलेगी, ये एन टाइम चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखूं तो कुछ ऐसा चलेगा कि वन मल्टीप्लाई बाय एन, और अगली बार जब होगा तो कुछ ऐसे होगा टू मल्टीप्लाई बाय एन। ऐसे ही है ना सेकंड आइट्रेशन। ये जो मैं 1 2 लिख रहा हूं ना, ये मेरा आउटर आइट्रेशन है, और जो मेरा इनर है वो मेरा एन टाइम चल रहा है, सही हो गया। या जब आप पैटर्न डिजाइन करते हो, फॉर एग्जांपल पैटर्न डिजाइन करते हो, तो आप नेस्टेड लूप तब भी लगाते हो ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अरे पास नहीं कर रहा, बल्कि साइज पास कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ साइज देता हूँ। अब ये जो साइज है ना, इस वाले साइज को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो अब जो मेरे पास ये केस बनेगा ना, कुछ इस केस को मैं पूरा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं कहता हूँ ये साइज है, ये साइज तक का लूप चलेगा, ये भी साइज तक का लूप चलेगा। लेट्स सी कि अब हम इसे करके चेक करते हैं। तो मैंने क्या करना है कि कुछ पैटर्न डिजाइन करना है, ठीक है। अगर मैंने कोई पैटर्न डिजाइन करना है, या 2D अरे के ऊपर कोई काम करना है, या फिर बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट जैसे मैंने एल्गोरिदम परफॉर्म करने हैं, वहां पे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो आपकी एन स्क्वेयर हो जाएगी, ठीक है। उसको मैं प्रूव भी करता हूँ अभी। अभी जैसे जैसे आइट्रेशन में मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ना, तो ये आपकी आइट्रेशन इस तरह चलेगी। पहली आइट्रेशन पे इनर लूप एन टाइम चलेगा, जो मेरा इनर लूप है वो आपका एन टाइम चल रहा है, पूरा चल रहा है। और एन टाइम मतलब साइज तक का चलेगा, इसे मैं साइज ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी साइज तक का चल रहा है, और साइज को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही हो गया। साइज को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एन लिखा था। तो ये मेरा लूप ना इस तरह चलते रहेंगे, फोर आइट्रेशन पे भी इसी तरह एन टाइम चलेगा। कितनी बार ये चलेगा, तो लेट्स सी कि ये ना एन टाइम, जब nth आपकी आइट्रेशन चलेगी ना, तो वहां पे ये n टाइम अंदर वाला लूप चलेगा। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई आपस में करते हो तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर। इसलिए ये वाली आइट्रेशन को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इस तरह मेजर करेंगे, बिग ओ
एन स्क्वायर। इसे क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, बल्कि इसे आप एन स्क्वायर भी कह सकते हो। सही हो गया। तो इसका जो ग्राफ है ना, किस तरह से बनेगा, जब आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे ना, तो लाइन कुछ इस तरह से ड्रा होगी। थोड़ा सा इसका ग्राफ ना ऊपर की तरफ आएगा, यानी जहां पे एन आ रहा है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा। तो कुछ इस फॉर्म में आपका ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। तो बिग ओ एन स्क्वायर, तो बिग ओ एन स्क्वायर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है। या फिर आप इसे लिख सकते हो कि क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जो आपकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्वाड्रेटिक है। सही हो गया। तो यहां से एक चीज समझ आई, उसी तरह क्यूबिक भी होता है, एन क्यूब में भी जा सकता है। तो लेट्स से कि हमारे पास ना कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ सकती है। अब मैं कोड से थोड़ा सा थोरेटिकल पार्ट में चलता हूँ, फिर हम कोड में वापस भी आएंगे। तो लेट्स सी कि और हमारे पास कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ना कुछ इस तरह से मैथमेटिक में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। मैथ्स के अंदर हमारे पास जैसे एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स। अगर कुछ आपके पास इस तरह से दिया हो एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे लिखा हो टू की पावर टू एक्स की पावर, बल्कि एन एन की फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ, एन की पावर हो गया टू प्लस 6n प्लस 10। कुछ इस तरह से अगर लिखा हो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस एक्सप्रेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। लेट्स सी कि इस तरह से हमारे पास अगर कोई चीज आती है, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपने तीन फंक्शन बनाए हुए हैं। तो एक फंक्शन है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास कुछ इस तरह से आती है, टू एन स्क्वायर। और दूसरे फंक्शन की मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है 6n। तीसरे की मेरी आती है 10। तो इस तरह के जब मेरे पास एक्सप्रेशन आएगी, तो इसकी ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना, तो हमने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को यहां से रिमूव कर देना है, कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देना है। और सबसे जिसकी डिग्री सबसे हाई है ना, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि ये होती है वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस में आपने जिसके डिग्री सबसे हाई होगी ना, जैसे एन स्क्वायर की डिग्री सबसे हाई है, यहाँ पे एन स्क्वायर की डिग्री सबसे हाई है, तो इसे मैं बोलूंगा, और कांस्टेंट को रिमूव कर दें। तो जितने भी कांस्टेंट है पहले उनको रिमूव कर दें। ये मेरे कांस्टेंट है सारे, ये मेरे रिमूव हो गया। अब मेरे पास रह गया एन स्क्वायर प्लस एन। इसमें से किसकी डिग्री हाई है, तो डिग्री मेरे पास ये आती है कि जिसकी ये स्क्वायर में है, ये बड़ी वैल्यू है, ये आपके पास रिजल्ट हमेशा बड़ा आएगा। उसकी रीजन कि अगर आपके पास एन अगर 10 है ना, तो उसका जो एन स्क्वायर होगा ना, एन स्क्वायर, वो हमेशा आपका 100 हो जाएगा। तो देखो, डिग्री बढ़ गई ना, तो जब डिग्री बढ़ती है तो उसमें वैल्यू बड़ी आएगी। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि एन बड़ा है या एन स्क्वायर बड़ा है, तो आप बोलोगे एन स्क्वायर बड़ा है। तो फिर हम इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे, तो आखिर ये जो चीज रह जाएगी, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो किसी भी फंक्शन से भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी जरूर आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, जैसे पॉलिनोमियल आपके पास एक्सप्रेशन होती है। मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास हो एन स्क्वायर की बजाय एन क्यूब प्लस कुछ इस तरह से 5n क्यूब 4n स्क्वायर और 6n प्लस 10 या -10, कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन हो। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, किसी भी चीज को देखने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या लिखोगे, बिग ओ एन, और कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपने सिर्फ ये कहना है कि जिसकी डिग्री सबसे हाई है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि बिग ओ एन क्यूब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल इज दैट। ठीक है। तो बिग ओ एन क्यूब जो है, उसकी लाइन कहाँ पे बनेगी, उसकी लाइन पता कहाँ पे बनेगी, वो इससे भी ऊपर बन जाएगी। तो वो वाली लाइन इससे भी ऊपर बनेगी। तो यहाँ पे जब मैं लाइन इसकी ड्रा करने जाऊंगा ना, सॉरी, ये मैं लाइन ड्रा करनी थी, यहाँ से ओरिजिन से जब लाइन ड्रा करने जाओगे ना, तो कुछ यहाँ पे बनेगी इसकी लाइन। तो यहाँ पे जब इसकी लाइन बनेगी ना, तो वो बन जाएगी बिग ओ, बिग ओ एन क्यूब। ठीक है। तो जितनी डिग्री आप बढ़ाते जाओगे ना,
उसकी लाइन और ऊपर जाती जाएगी। जितना ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जाती जाएगी ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी वर्स होती जाएगी। पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये, ठीक है। जितने आप लूप ज्यादा करते जाओगे, अब क्यूब का मतलब होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे के अंदर तीसरा लूप, कुछ ऐसे आपने नेस्टेड लूप लगाए हो ना, तो तब उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आएगी एन क्यूब। तो एन क्यूब का मतलब है पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो कभी भी आप एन स्क्वायर से ऊपर ना जाएं। बेस्ट प्रोग्रामिंग ये है कि आप कभी भी कोशिश करें, पॉसिबल ये हो कि अगर आपके पास जो सोल्यूशन है एन क्यूब में जा रहा है, तो कोशिश करें उसे एन स्क्वायर में ले आए। एन स्क्वायर में जा रहा है तो कोशिश करें एन में ले आए, ठीक है। और कांस्टेंट की कहाँ पे आएगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कांस्टेंट है ना, हमेशा वो सीधी लाइन में आता है, कुछ ऐसे आएगी। हमेशा सीधी लाइन में आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जो कांस्टेंट हमारे पास होगा वो हमेशा सीधी लाइन में आगे बढ़ेगा। इस तरह हॉरिजॉन्टल होगी ये, स्ट्रेट लाइन बनानी, ठीक है। ये हमारी जो होगी इसे कहते हैं बिग ओ, बिग ओ वन। जो हमारी बिग ओ वन थी इसे कहते हैं कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, कांस्टेंट, वो हमेशा सबसे अच्छी होती है। सबसे अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। उससे अच्छी उससे जो बुरी अगर देखो तो बिग ओ एन है, उससे बुरी एन स्क्वेयर है, उससे बुरी एन क्यूब है, उससे बुरी एन की पावर 4, बढ़ाते जाओ आप पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो ये कुछ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। और भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं। तो लेट्स सी के ये यहाँ पे इन मैथ इन्वॉल्व होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हम ये भी बात कर लेते हैं कि बिग ओ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आती है बिग ओ एन। तो बिग ओ एन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है लोगारिथमिक। ये लोगारिथमिक, ठीक है। लोगारिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बोलते हैं। और लेट्स सी कि ये कहाँ पे यूज होती है, लॉग एन कहाँ पे यूज होती है। अगर आपने बाइनरी सर्च, जब आप बाइनरी सर्च करने जाएंगे वहां पे यूज होगी। बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे जब आप सर्च करने जाओगे ना, बीएसटी के अंदर जब सर्चिंग करने जाते हो, तो तब भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन रहेगी। तो लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपके पास कुछ इस फॉर्म में आती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे बाइनरी की सेंस में समझाऊं, तो बाइनरी सर्च में ये होता है कि एक आपके पास अरे है ना। इसे मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि लेट्स सी के हमारे पास ना कुछ ये एक अरे है। अगर किसी को नहीं पता उसके लिए मैं समझा रहा हूँ कि ये मेरे पास ना एक अरे है। तो 6 एलिमेंट्स की मैंने अरे बना ली। लेट्स सी कि बाइनरी सर्च कहता क्या है। बाइनरी सर्च कहता है, बाइनरी सर्च कहता है कि आपकी सबसे पहले स्टेप नंबर वन, स्टेप वन, आपकी अरे सॉर्टेड होनी चाहिए। अरे मस्ट बी सॉर्टेड। इसका जो एल्गोरिथम है वो कहता है कि आपकी अरे सॉर्टेड होनी चाहिए। स्टेप नंबर टू, आप क्या करो, डिवाइड करो। बल्कि डिवाइड के बजाय आप क्या करो, फाइंड, फाइंड द मिडल एलिमेंट। तो मिडल एलिमेंट को फाइंड करो सबसे पहले, ठीक है। जो भी मिडल मिडल एलिमेंट मेरे पास आएगा उसे मैं स्टेप नंबर 3 में क्या करूंगा, कंपेयर विद जो आपकी की है, जिसके साथ जिसको मैंने फाइंड करना है इस एरिया के अंदर, उसके साथ मिडल को कंपेयर करो। कंपेयर विद मिडल, मिडल एलिमेंट के साथ उसे कंपेयर करो। अगर तो वो मैच हो जाता है तो आपकी सर्च फाउंड हो जाएगी। अदरवाइज स्टेप नंबर 4 में जाएंगे, अदरवाइज के अंदर, और चेक करेंगे फिर से यही प्रोसेस कि फिर से मिडल फाइंड करो। अब क्या करेंगे, चौथे स्टेप के अंदर आपकी जो अरे है ना उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स में ये वाली अरे डिवाइड कर 4 स्टेप के अंदर, ठीक है। तो कुछ एक एक करके हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। कोई भी डाटा जो सॉर्टेड हो, तो बेटा सॉर्टेड डाटा आपने लेना जरूरी है।
बाइनरी सर्च के यही रिस्ट्रिक्शन है, तो हम इसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। जैसे 10, मैंने 20, 30, 40, मैंने 50, कोई 60। देखिए सॉर्टेड है, सारे का सारा डाटा सॉर्टेड है। मैंने क्या करना है, फाइंड करना है इसमें से। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ना फाइंड करना है 50 को, 50 को फाइंड कर। ठीक है, ये मेरी हो जाएगी की। ये मेरे पास है की इज इक्वल टू 50। तो मैंने करना क्या है कि की के अंदर 50 पड़ा हुआ है। ठीक है, लेट्स सी कि मेरे पास ये इंडेक्सेस है 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 मेरे पास 0 से लेकर 5 तक इंडेक्सेस हैं और 6 इसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेट्स सी कि पहला नंबर स्टेप ये है कि आपकी अरे सॉर्टेड होनी चाहिए। मेरी अरे सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड है इसका मतलब है कि स्टेप नंबर 2 में चले जाओ। आप क्या करोगे, फाइंड मिडल करोगे। तो मिडल को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो राइट स्टार्ट और एंड इंडेक्स जो है दोनों को आप जमा करोगे और 2 पे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो मिडल फाइंड करने का तरीका क्या होता है, तो जो आपका मिडल है वो इक्वल टू आएगा स्टार्ट इंडेक्स। जो आपका स्टार्ट इंडेक्स है वो 0 है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट जो है ना मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टार्ट मेरा यहाँ पे है और एंड मेरा यहाँ पे है। सही हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि आप स्टार्ट में एंड को जमा करो और दोनों को आप, जो भी दोनों का रिजल्ट आएगा ना, यहाँ पे दोनों का जो रिजल्ट बनेगा आपने उसके साथ उसे थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर दूं। लेट्स सी के डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 करके मेरे पास मिडिल इंडेक्स आ जाएगा। सही है, तो ये जो मेरे पास इंडेक्स आएगा ये भी इंटीजर में ही होगा। तो ये मेरे पास मिडिल इंडेक्स है। मैं पूरा आपको एल्गोरिथम समझा रहा हूँ कि एल्गोरिथम चलता कैसे है। तो लेट्स सी के अब मैंने क्या करना है, स्टार्ट और एंड ये इसका सबसे पहले निकाला। पहले आपकी अरे सॉर्टेड होनी चाहिए। दूसरा स्टेप नंबर 2 है कि फाइंड मिडल करो। तो मिडल को जब फाइंड करूंगा मैं इस तरह से करूंगा कि 0, ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। तो 0 प्लस 0 के अंदर हम क्या करेंगे, 0 जमा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। 5 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करूं इसका रिजल्ट आएगा 2.5। ऐसे ही है, तो इसका रिजल्ट आएगा 2.5। तो 2.5 हमेशा याद रखें कि 5 डिवाइडेड बाय 2 जब मैं कर रहा था तो इसका रिजल्ट आता है 2.5। अब हमारे पास दोनों नंबर जो हैं वो इंटीजर हैं। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें, जवाब भी इंटीजर ही आता है, तो मैं फ्रैक्शन को डिस्कार्ड कर दूंगा और 2 को कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसका जो मिडल एलिमेंट मेरे पास आया वो कौन सा आया, 30। ठीक है, ये 2 वाला मेरे पास आया। तो लेट्स सी के मैं अब क्या करूंगा, ये जो मिडिल एलिमेंट मेरे पास आया है इसको कंपेयर करूंगा स्टेप नंबर 3 के अंदर। कंपेयर करूंगा विद माई की एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। अगर ये दोनों मैच होते हैं तो उस केस में मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा। फिर तो मुझे कुछ फाइंड करने की जरूरत ही नहीं ना। जब मेरे पास एक चीज सर्च हो गई तो फिर वहां से हम रिटर्न कर जाएंगे। अगर मेरे पास वो चीज फाइंड नहीं होती उस केस में मैं क्या करूंगा कि चेक करूंगा क्या मेरी जो की वाला एलिमेंट है वो इससे बड़ा है या छोटा है। अगर तो ये छोटा है तो आप क्या करो, ये जो एंड है ना, एंड जो इंडेक्स आपका 5 पे पड़ा हुआ है इसको आगे मिडल -1 कर दो। इसको हम यहां से ना ये सारा डिस्कार्ड करके ना यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो फिर ये 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो। अब हम ये जो 4 स्टेप है ना इस पे जाएंगे। तो किस तरह से करेंगे, हमने कंपेयर करके तो देख लिया। कंपेयर करके वो या तो कि आपकी बड़ी आएगी इससे या छोटी आएगी। अगर बराबर आएगी तो रिटर्न हो जाएगा। अगर तो ये बड़ी आती है, क्योंकि मेरे केस में बड़ी है, तो बड़ी के केस में हम क्या करेंगे, स्टार्ट को यहां से मूव कराएंगे मिडल +1। तो मिडल में जो भी वैल्यू है 2 है, तो 2 + 1 जो है स्टार्ट में आ जाएगा। तो स्टार्ट यहां से जो है मूव करके कहां पे चले जाएगा, स्टार्ट लेट सी यहां से मूव करके मेरे पास यहां से चले जाएगा 3 के ऊपर। ठीक है, 3 के ऊपर मेरा स्टार्ट चले जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं स्मॉल कर देता हूं। ठीक है, ताकि अच्छे से नजर आए। लेट्स सी के फिर से मिडल फाइंड करो भाई। अब जो है ना, अब ये मेरे पहले 3 एलिमेंट्स के अंदर तो मेरी की नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। ये वाला हिस्सा जो है ना मेरा डिस्कार्ड हो गया।
ये इसमें तो मेरी की नहीं मिलेगी मुझे, तो इसलिए ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया। आपका स्टार यहाँ पे आ गया। तो आप फिर से क्या करो, मिडल को फिर से फाइंड करो। तो यही फार्मूला फिर से लगा दो। तो 3 + 5 कितना होता है, आपके पास 8 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो मेरे पास इंडेक्स आएगा 4। तो लेट्स सी के इसको मैं करके दिखा देता हूँ। लेट्स सी के मेरे पास अभी जो इंडेक्स बन रहे हैं ना, वो कुछ ये बन रहे हैं कि 3 + स्टार 3 है और एंड मेरा 5 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, जो कि 4 के बराबर होगा। ठीक है। तो 4 मेरे पास जो इंडेक्स आएगा वो आएगा मिडल। ये मेरे पास मिडल आ गया। तो अब मैं कंपेयर करूंगा मिडल, क्या मेरा मिडल मेरी की के बराबर है। अगर तो ये की के बराबर है ना, तो यहीं पे रिटर्न कर दो। अभी मेरे केस में मेरा की के बराबर है, तो देखें 2 आइट्रेशन के अंदर ही मैंने फाइंड कर ली। देखें सिर्फ 2 आइट्रेशन लगी हैं। पहली आइट्रेशन में हमने 30 से कंपेयर किया था, दूसरी आइट्रेशन हमने 50 से कंपेयर कर लिया। तो अब देखा तो 50 जो है ना, वो 50 के बराबर है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी अगर वो 50 के बराबर है। तो दोनों मेरी की और इससे मैच हो गई, तो यहीं से वो रिटर्न हो जाएगा। इस केस में एक चीज समझ आई। लेट्स सी कि क्या चीज समझ आई, कि हमारा जो आपकी आइट्रेशन है ना, कुछ इस तरह से चलती है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे। हमेशा आपकी अगर जो अरे है ना, अगर वो 100 की अरे है ना, तो वो डिवाइड होगी 2 के ऊपर। ठीक है। तो 2 के ऊपर डिवाइड होकर 50 हो जाएगी। 50 की अरे बची, वो फिर से 2 पे डिवाइड होगी, वो कितने हो गए, अब 25 हो जाएगी। फिर 25 की जो अरे है ना, वो डिवाइड होके 2 पे, वो कुछ 12.5 रह जाएगी। इसे हम क्योंकि इंटीजर में ही रखेंगे तो 12 रह जाएगी। 12 वाली जो है वो फिर से 2 पे डिवाइड हो गया तो 6 रह जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो मेरा अभी रिजल्ट आया वो आया 6। ठीक है। तो ये जो 6 मेरे पास आया, इसको मैं फिर से डिवाइड करूंगा 2 पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। फिर 3 को मैं फर्दर डिवाइड करूंगा विद 2, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। 1.5 आएगा, लेकिन क्योंकि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो 1 हम कंसीडर करते हैं एंड फ्रैक्शन को डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो रिजल्ट है ना, मेरे पास कुछ इस तरह से ये डिवाइड होके एल्गोरिथम चलता है। लेट्स सी कि मैं क्या करता हूँ, इसके जो राइट साइड पे है ना, वो सारे नंबर्स को मिटा रहा हूँ। ठीक है। लेट्स सी कि इसके राइट साइड वाले नंबर्स मिटा रहा हूँ। एक चीज यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये जो लेफ्ट साइड में चीजें हैं ना, इसके एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा मैं, जरा समझते हैं। मैं अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने जा रहा हूँ बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च की। तो बाइनरी सर्च के अंदर जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है, अरे को हर बार 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, फिर उसे मिडल मैच करता है। अगर मिडल मिल जाता है तो उसे रिटर्न कर देता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर बाकी को डिस्कार्ड कर देता है, या लेफ्ट मूव कर देता है या राइट मूव कर देता है, डिपेंड के कि जो आपकी की है जिसे आप फाइंड कर रहे हो वो छोटा है या बड़ा है। तो लेट्स सी कि ये जब मेरे पास होगा, ताकि एक्सप्रेशन से हमें समझ आए, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो अरे है ना, उसका साइज साइज इज इक्वल टू 100 है। साइज 100 है। तो लेट्स सी कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ, जो मेरा एन है ना, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। सही है। एन को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और 2 की जो पावर है ना, वो अभी मेरे पास 1 है। ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। लेकिन अगली बार जब मेरा 50 है ना, 50 कैसे बनेगा, जब मेरी यही पावर जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। सही है ना। तो जब क्योंकि इसका रिजल्ट मेरे पास 50 डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 25। तो 25 मेरा कब बनेगा, जब मैं इसे n को डिवाइड करूंगा 2 रेज की पावर 2 से। सही हो गया। तो n इज इक्वल टू 2 रेज की पावर 2। उसी तरह ये बढ़ता जाएगा। 25 को जब आप डिवाइड करते हो 2 से, तो आंसर आता है 12। तो मेरे पास n जो है वो 100 है। ठीक है। तो n को जब आप 2 रेज की पावर 3 से डिवाइड करोगे ना, तो एग्जैक्टली वही नंबर बनेगा जो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे एक चीज समझ आएगी कि अगर आपके पास n जो है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके साइज को। n को मैं साइज ले रहा हूँ, तो n उसका साइज है। और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हर बार 2
तो हिस्सों पे वो डिवाइड हो जाती है array, ठीक है। कितनी बार उसे डिवाइड करना है, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं z आपको बताऊं ना, तो इसका आंसर z आएगा 50, इसका z 50 आएगा। तो फिर मुझे 50 बनाने के लिए 2 रेज़ की पावर 1 से डिवाइड करना पड़ेगा 100 को, ऐसे ही है ना। उसी तरह इसकी पावर कितनी बनानी पड़ेगी, यहाँ आंसर 25 आया, तो 25 बनाने के लिए मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा, n डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 क्या होता है, 2 रेज़ की पावर 2 होता है, सही है। उसी तरह ये इसकी पावर ना ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। तो लेट्स सी कि मैं कुछ इसे इस तरह लिख लेता हूँ कि n डिवाइडेड बाय 2 रेज़ की पावर किसी और एक्स से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। एक्स से क्यों किया, क्योंकि ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन तो उसके साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने आप डिवाइड कब कर रहे हो, जब जब ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना, यानी जब जब आप मिडल फाइंड करते हो तभी डिवाइड करते हो ना, कि उसे नहीं मिला फिर मिडल निकालो, फिर उसे डिवाइड करो, फिर डिवाइड करो। हर बार जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तब हम उसे डिवाइड करते हैं। तो लेट्स से कि ये 1 2 3 जो है ना मेरे पास ऑपरेशंस है, ठीक है। मेरे पास जो ऑपरेशंस को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। n डिवाइडेड बाय 2 की पावर x, इसे हम इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हमें, अगर आपके पास लेफ्ट साइड है तो मैं उसे राइट साइड इक्वल टू 1 बाय डिफॉल्ट हो जाती है, ठीक है। तो लेट्स से कि इसको अगर मैंने अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि ऑपरेशंस इज इक्वल टू कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मुझे एक साइड पे करना है और ऑपरेशंस को एक साइड पे करना है। तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बटे में नीचे है ना, n डिवाइडेड बाय 2 की पावर x है, मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, n एक तरफ ही रहे और 2 रेज़ की पावर x इधर आ जाए, ठीक है। इस तरह भी लिख सकता हूँ ऑफ कोर्स। तो अब मैंने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जब आपने एक्सपोनेंट में कोई वेरिएबल और उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लेते हो। तो बोथ साइड्स पे हम क्या लेंगे, लॉग। तो ये हो जाएगा लॉग n इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी x लॉग 2, सही है। ये 2 नीचे आएगा इसके, सही है। तो इसकी वैल्यू इस तरह से नजर आएगी आपको। तो लेट्स सी कि इसकी जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी 1, ये जो लॉग है ना इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये आपके पास रह जाएगा x इज इक्वल टू लॉग n, यानी x से रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑपरेशंस को। तो ये जो ऑपरेशंस हैं वो मेरे पास इक्वल टू आएगा, अगर आप ऑपरेशंस को निकालें तो वो इक्वल टू होगा लॉग n के। तो लॉगरिथमिक में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो इसे मैं लिखूंगा बिग O लॉग n। ये किस ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, जरा इसको देख लेते हैं। तो ये ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट होती है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरे पास ग्राफ है, तो लॉग n मेरे पास n से बेहतर होती है। याद रखें कि कांस्टेंट से ऊपर होगी और n से नीचे होगी, ठीक है। हमेशा लॉग n आपका बीच में आएगा। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n से तो बहुत बेटर होती है, सही है। और आपके पास क्या होती है, n log n। n log n जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं सॉर्टिंग के लिए। जब आप सॉर्टिंग करने जाओगे ना, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इसकी सबसे बेस्ट सॉर्टिंग जो एल्गोरिदम है ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक भी हमने देख लिया। उसी तरह ये बिग O n पिक्टोरियल। तो बिग O n पिक्टोरियल जो आपके पास आती है ना, ये सबसे वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये किस केस में आती है, ये आती है आपके पास जब जब आपके पास परमोटेशंस, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमने परमोटेशन पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने होते हैं। एक और भी होती है, ये यहाँ पे मैंने ये मेंशन नहीं की, ये भी बता देता हूँ कि 2 रेज़ की पावर n, ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी पावर बिग O 2 रेज़ की पावर n हो। इसका मतलब होता है ये हमेशा रिकर्सिव रिकर्सिव जो आपके फंक्शंस होंगे ना, जितने आपके रिकर्सिव मेथड्स
प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको स्पेल सही कर लूँ, मेथड्स की जितनी प्रॉब्लम्स है ना, फॉर एग्जाम्पल फिबोनाची, फिबोनाची नंबर्स आपने निकालना, फिबोनाची नंबर्स की जो प्रॉब्लम है उसे रिकर्सिवली आप सॉल्व करने जाएंगे ना, तो उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा। लेट्स सी के मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सी के ये क्या होगा, ये आपके पास एक नोड है और इसके पास दो वे होंगे, यहाँ जाने का और यहाँ जाने का, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे। अगली बार जो प्रॉब्लम आएगी, यानी अगली मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है, वो कुछ मैं सर्कल में इस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक सर्कल आया, ये भी अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो आपने जब रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे ना, तो ज्यादातर जो रिकर्सिव प्रॉब्लम्स है जो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही होती है ना, उसका हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जैसे फिबोनाची के अंदर कुछ ऐसा होता है कि n प्लस n-1 जो नंबर है मेरा, उसको मैं ऐड करता हूँ n-2 वाले से, ठीक है। तो 1 वाले एक साइड पे दे देंगे, -2 वाले एक साइड पे दे देंगे, ठीक है। तो परमोटेशंस में हमारे पास जो हमारे पास रिकर्सिव, जितनी आपके पास रिकर्सिव में फिबोनाची सीरीज जो है, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो आएगी बिग ओ 2 रेज की पावर n। तो यहाँ पे जो 2 है ना, वो आपका बेस की पावर है, बेस की पावर साइज, बेस की पावर साइज है, n मतलब साइज होगा। तो ये बेस 2 क्यों है, क्योंकि इसकी दो ब्रांचेस निकल रही हैं, अगर इसकी ज्यादा ब्रांचेस निकल रही होती मैं तो 3 लिखता, सही है। तो बेस की पावर एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट होगा साइज, ये से मैं एक्सपोनेंट कह देता हूँ, और एक्सपोनेंट आपका बेस आपकी होगी ब्रांचेस, जितनी उसकी ब्रांचेस है, जिसकी उसकी ब्रांचेस हैं वो हो गई बेस, और जो एक्सपोनेंट होगा वो होगा आपकी जितनी नंबर ऑफ साइज है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो उसका साइज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, ये आपके पास ऑपरेशन है, कंप्यूटेशंस या ऑपरेशंस, और ये आपका इनपुट साइड। तो ये था बेटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टॉपिक। लेट्स सी के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बात करते हैं, तो इसे मैं नेटबीन्स के अंदर आपको एक प्रोग्राम से समझा देता हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत मुश्किल हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि प्रोग्राम के अंदर ना, फॉर एग्जांपल इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू सॉल्व एन इंस्टांस ऑफ द कंप्यूटेशन प्रॉब्लम। कोई कंप्यूटेशन प्रॉब्लम है आपके पास और उसको आपने सॉल्व करना है, जितनी नंबर ऑफ मेमोरी आपको रिक्वायर्ड है ना, वो उसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, लीनियर सर्च सर्च करनी है, ठीक है, सर्च का एक कोड बना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक, इसे मैं थोड़ा सा ना ऊपर ले जाता हूँ, सर्च का कोड लिखना है। तो सिंपल सा सर्च का जो कोड लिखना है ना, कुछ ऐसे आपने करना है कि ये करेगा सर्च, इसने करना क्या है, सर्च करना है अरे में से, इंटीजर की अरे है मेरे पास, मैं सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक लूप लगेगा, मैं क्या करूंगा, ARR डॉट लेंथ तक का लूप लगाऊंगा। इफ अगर तो मेरे पास ARR और जो की है वो भी मैं उससे ले लेता हूँ, कि जिसको फाइंड करना है वो भी बता दो। तो मैं कहूंगा जो उसका आई एलिमेंट है ना, हर एक आई एलिमेंट से की को मैच करो, अगर वो इक्वल हो जाता है तो रिटर्न कर दो आई को, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, सही है। अगर वो मैच नहीं होता, इसकी रिटर्न टाइप मैंने नहीं दी, इंटीजर आ गया, तो यहाँ पे एल्स रिटर्न कर दो -1, -1 किसी का भी इंडेक्स नहीं होता अरे के अंदर, इसलिए मैंने इसे -1 डमी वैल्यू, ठीक है। तो अब सर्च वाले को मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, पब्लिक स्टैटिक से कर लें, अगर डायरेक्ट कॉल करना आपने मेन के अंदर, तो सर्च के अंदर मैंने इसे लिखा, एक अरे पास कर देते हैं इसको, कोड तो आपको समझ आ गया होगा। तो लेट्स सी कि मैंने इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी, मैं यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूँ रैंडमली,
जैसे ये जो है मेरे पास कुछ ऐसे नंबर, ये मेरे पास होगी अरे। अरे मैंने पास की, दूसरा मैंने क्या पास किया, मैंने किया इसमें से 50 को फाइंड करो, 50 को फाइंड करके मुझे बता दो, और जो भी रिजल्ट आएगा उससे उसका इंडेक्स प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे वो उसका इंडेक्स प्रिंट कर दो कि इंडेक्स इज इक्वल टू कुछ ऐसे, हम डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। सही है। तो इस तरह करके मेरा वो कॉल हो जाएगा। लेट्स सी के कोड चला के दिखा देता हूँ आपको। तो वो कहता है कि ये जो है ना, आपका 50 जो है वन इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो वन इंडेक्स पे उसने रिजल्ट दे दिया। इस वाली सर्च को कहते हैं लीनियर सर्च। ये अभी जो मैंने सर्च लगाई है, लीनियर सर्च लगाई। लीनियर सर्च जो आपका कोड है, लीनियर सर्च, इसके अंदर हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करना है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ की फॉर्म में हम फाइंड करेंगे। तो ये वाला प्रोग्राम करने के लिए मुझे कितनी स्पेस रिक्वायर्ड, तो मुझे कोई स्पेस रिक्वायर्ड है एन साइज। तो उसका साइज तो कुछ भी हो सकता है, अगर मैं यूजर से लेता तो एन साइज की अरे दो। ठीक है, अभी के लिए तो उसकी 5 की अरे है, लेकिन मुझे नहीं पता ना, इस प्रोग्राम को तो नहीं पता इसकी अरे का साइज क्या है। तो जितना उसका इनपुट का साइज है ना, उसी को, इनपुट के साइज को उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। लेट्स सी आगे चलते हैं। इम्प्लीमेंट माई ऑन लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा। तो अपनी खुद का अगर मैंने डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना हो जावा के अंदर, वो कैसे हो सकता है? कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर हम सी प्लस प्लस में तो हम पॉइंटर्स को यूज कर लेते हैं, लेकिन जावा के अंदर अगर हमने लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना हो तो वो कैसे होगा? तो उसी के लिए ये मैंने थोड़ी सा आपको स्लाइड ऐड की थी कि ये भी हम करके आपको दिखा देते हैं कि अगर आपको लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करनी पड़ जाए, या खुद की कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए, ट्रीज में काम करना पड़ जाए, खुद का बीएसटी बनाना पड़ जाए, ग्राफ बनाना पड़ जाए, या कोई भी खुद का डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना पड़ जाए, तो वो कैसे करेंगे? लेट्स सी के इसको समझते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं कि लिंक लिस्ट होती क्या है। तो हम पहले चलते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसे हम अरे के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज करते हैं। तो अरे में एक प्रॉब्लम आती है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अरे में एक प्रॉब्लम आती है। अरे में ना प्रॉब्लम क्या है कि इसका साइज जो है ना वो स्टैटिक है। इसका साइज मुझे इनिशियलाइज के तौर पे ना, जब मैं अरे को डिक्लेयर करता हूँ तो उसका साइज मुझे खुद देना पड़ता है। इसका साइज स्टैटिक होता है। ठीक है। इस वाली साइज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिंक लिस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो लिंक लिस्ट अगर मुझे इंप्लीमेंट करनी हो जावा के अंदर, तो लिंक लिस्ट कहती है कि आप क्या करो, एक नोड्स की फॉर्म में डाटा को रखो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं जरा क्विकली बता रहा हूँ। तो लेट्स से हमारे पास ना एक नोड होगी जिसके अंदर डाटा होगा। इसके दो पोर्शन होंगे। दो पोर्शन है मेरे पास, एक पोर्शन है मेरे पास डाटा, और दूसरा जो है वो होगा उसका लिंक। ठीक है। तो ये मेरे पास दो पोर्शन। लेट्स सी के ये जो है, हर अरे के अंदर जिस तरह से जीरो इंडेक्स होता है और उसके अंदर पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, और फिर वो बाकी सबको उसी तरह से अटैच कर रहा होता है। आपके पास जीरो इंडेक्स का एड्रेस हो तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे ना लिंक लिस्ट के अंदर एक पॉइंटर होता है, या उसे रेफरेंस क्या है, पॉइंटर तो जावा के अंदर नहीं होते, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है। तो एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम है हेड। ये हेड जो है ना, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ नोड्स। तो इसको मैं पहली नोड कह देता हूँ, ये मेरी नोड नंबर 1 है। ये मेरी है नोड 1। ये मेरी फर्स्ट नोड है। इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल मेरे पास है 0x112। तो ये वाली जो नोड है ना, इसका एड्रेस होगा हेड के पास। तो 0x112 इसके पास एड्रेस है। लेट्स सी कि ये पॉइंट कर रहा होगा इस वाली नोड। सही है। ये इस तरह लिंक हो गई, इसलिए कहते हैं इसे लिंक टाइप की लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इसे इसलिए बोलते हैं, ये लिंक करता जाएगा हर एक से। उसी तरह ये जो है ना, इसके पास बाय डिफॉल्ट ये नल को पॉइंट कर रहा होगा।
तो जैसे कोई नई नोड आएगी ना, जैसे कोई नई नोड आएगी तो ये उसके लिंक को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये जो है ये उनके लिए है जिन्होंने लिंक लिस्ट पढ़ी हुई है। ये हर बंदे के लिए मैं नहीं कर रहा, सिर्फ उसके लिए मैं, क्योंकि इसमें काफी चीजें क्विकली बता रहा हूँ। ये उनके लिए मैं टॉपिक बता रहा हूँ जो लोग कह रहे थे कि हमने लिंक लिस्ट पढ़ी हुई है लेकिन हमें जावा में इम्प्लीमेंट करनी नहीं आ रही। सही है, ये सिर्फ उनके लिए है, बाकी सब बच्चों के लिए नहीं है। अगर ये आपको नहीं भी आता, आप कलेक्शन यूज कर सकते हो, लिंक लिस्ट की कलेक्शन आपके पास अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे 0x9110 इसका एड्रेस है, और ये नोड नंबर कौन सी है, नोड नंबर 2 है। तो इसका जो ये पोर्शन है वो हो गया डाटा, इस वाले पोर्शन को हम लिंक कह देते हैं। तो लिंक जो है बाय डिफॉल्ट किसको पॉइंट कर रहा होता है, अभी मैंने बता दिया आपको। लिंक जो है बाय डिफॉल्ट नल को पॉइंट कर रहा होता है, ये मेरा नल को पॉइंट कर रहा है। सही हो गया। तो ये जो लिंक है ना, ये क्या करेगा, इसको इसके साथ जोड़ना है। तो लेट्स सी कि मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको मिटा दूंगा। नल को अब ये पॉइंट ना करें बल्कि इसके एड्रेस को पॉइंट करें। तो यहाँ से हम इसका एड्रेस मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0x9110, और इस वाले को पूरे को मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी कि ये इसके अंदर इसका एड्रेस आ गया, और ये अटैच हो जाएगा विद नोड नंबर 2। तो ये नोड नंबर 2 से अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से मेरी लिंक लिस्ट जुड़ती जाएगी। लेट्स सी कि हम इसके अंदर इंसर्ट करने का, डेटा के अंदर क्या होगा, डेटा के अंदर इसकी टाइप के अकॉर्डिंगली आप कुछ भी रख सकते हो। तो इसमें 10 रखो, इसमें 20 रख दो। अगर इंटीजर है तो इस तरह का डेटा रख सकते हो। इसमें ऑब्जेक्ट भी रखे जा सकते हैं, इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, किसी भी किस्म का डेटा रख सकते हैं। लेट्स सी इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिंक लिस्ट के लिए मैं एक क्लास बनाऊंगा, जावा की क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा नोड। तो नोड के अंदर मैं क्या चीज रखूंगा, लेट्स सी के नोड के अंदर मैं दो चीजें रखूंगा, क्योंकि ये मेरी नोड थी ना, नोड के अंदर दो पोर्शन थे, एक होगा लिंक, और लिंक को मैं नेक्स्ट कह दूंगा, और डेटा को डेटा कहूंगा। ठीक है, तो लेट्स सी के इसके अंदर मैं दो चीजें रखता हूँ। प्राइवेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट डेटा। अगर आप इंटीजर टाइप का रखना चाहते हो तो आप इंट टाइप का डेटा रख सकते हो। सही हो गया। यहाँ पे नोड टाइप का पॉइंटर नहीं बनाना, पॉइंटर जावा में नहीं होते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। तो आपको नोड टाइप का सिर्फ नेक्स्ट आपने रेफरेंस, इसे कहते हैं अपनी ही क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, अपनी क्लास में, उसे कहते हैं रेफरेंस, सेल्फ रेफरेंशियल, इसे कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल। सेल्फ रेफरेंशियल भी कह सकते हो, रेफरेंस ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, सेल्फ रेफरेंशियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे मैं वो भी लिख देता हूँ, सेल्फ रेफरेंशियल। ठीक है, सेल्फ रेफरेंशियल ऑब्जेक्ट। सही हो गया। तो क्या हम इसमें सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं, इसमें चाहे तो आप पर्सन का भी डाटा स्टोर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट किसी का भी बना सकते हो। लेट्स सी के इसको मैं टी कर देता हूँ और यहाँ पे जेनेरिक बना देता हूँ। किसी भी किस्म का डाटा है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। सही है, हर तरह का डाटा ये रिसीव कर लेगा। लेट्स सी कि मैं आप क्या करता हूँ कि यहाँ पे गेटर सेटर्स बना देता हूँ। इंसर्ट किया, प्राइवेट क्योंकि एक्सेसिबल नहीं होगा इसलिए मैंने गेटर सेटर्स इसके बना दिए, ये गेटर सेटर्स हो गए। एक चीज और बनाऊंगा इसके अंदर मैं, नोड का कंस्ट्रक्टर पब्लिक, और यहाँ पे मैं कहूंगा कि इसके अंदर पास करो टी टाइप का डेटा, और यहाँ पे दे देना डेटा इज इक्वल टू डेटा। और अगर आप दिस लगा दें ताकि डिफ्रेंशिएशन हो जाए कि मेंबर कौन है और इनपुट कौन सी आ रही है, नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो इस तरह करके आप एक नोड की क्लास बनाओगे। उसी तरह दूसरी क्लास एक और बनाए, उसका नाम होगा लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट, लेट्स सी के लिंक लिस्ट की जो मैंने क्लास बनाई ना, पॉइंटर्स के बिना देखें, क्योंकि रेफरेंसेस हमें चाहिए होते हैं, पॉइंटर्स नहीं चाहिए। पॉइंटर्स तो सिर्फ डेटा को
उसका जो एड्रेस है वो गेट करने के लिए होते हैं ना, तो रेफरेंस भी वही काम कर रहा है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट भी वही काम कर रहा है। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो हेड है ना, हेड हेड असल में मेंबर किसका होगा, वो इस क्लास का मेंबर होगा। तो इसे मैं कह देता हूँ प्राइवेट, ये इसकी टाइप क्या होगी, नोड। उसकी रीजन, क्योंकि ये जो आपका रेफरेंस ऑब्जेक्ट है ना, ये किस टाइप का, किसका डाटा होल्ड कर रहा है, ये नोड टाइप का डाटा होल्ड कर रहा है। तो नोड टाइप का जो, जिस टाइप का डाटा होगा ना, उसी टाइप का आपने ऑब्जेक्ट इसका बनाना है। ठीक है, जैसे आपने इसके अंदर इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल आपने पर्सन का ऑब्जेक्ट होल्ड करना है, तो हेड की टाइप हो जाएगी पर्सन, क्योंकि ये नोड टाइप का ही एड्रेस स्टोर कर रहा है अपने अंदर, तो इसकी टाइप भी मैं नोड ही रखूँ। तो नोड टाइप का मैंने यहाँ पे हेड एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर आप काउंटर भी बना सकते हो, प्राइवेट के अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ इंट काउंट, कि कितनी नंबर ऑफ नोड्स बन चुकी हैं उसको काउंट कर लो। आप ये करना चाहो कर सकते हो, पब्लिक करके लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक लिस्ट करके मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा, हेड इज इक्वल टू, इनिशियली हेड आपका नल होगा, इसे मैंने नल से इनिशियलाइज कर दिया। काउंट जो है वो मेरा हो गया 0। लेट्स सी के पब्लिक करके मैं इसका इंसर्ट का कोड करता हूँ। तो ये मैं इस तरह से करूंगा, void insert, और इसमें डेटा क्या पास करूंगा, टी टाइप का डेटा पास करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो जेनेरिक है ना, ये टी टाइप का जेनेरिक है। सही है, ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। तो इसमें मुझे कुछ सबसे पहले क्या करना है, एक नई नोड बनानी है। नई नोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं नोड टाइप का। तो नोड टाइप का न्यू नोड का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू नोड, और इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। जब मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा ना, तो इसमें मुझे क्या पास करना है, डेटा। सही है, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और उसमें डेटा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो नल हो जाएगा। सही हो गया, जैसे नेक्स्ट नल हो जाएगा तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर तो मेरा हेड जो है वो नल है, तो उस केस में हेड के अंदर न्यू नोड से जोड़ दो। तो आप इस तरह सिर्फ उसका रेफरेंस पास कर दोगे और वो ये जो हेड है इसके साथ जुड़ जाएगा। ये न्यू नोड है, अज्यूम करें ये आपकी न्यू नोड है। इस केस में ये वाली नोड आपकी न्यू नोड है, तो ये नोड जो है मेरी न्यू नोड हो जाएगी। और न्यू नोड का जो आपका एड्रेस है ना, रेफरेंस है, वो चले जाएगा हेड के अंदर। जो इसका मेमोरी में जो भी एड्रेस होगा वो चले जाएगा हेड के अंदर। तो हेड पॉइंट करना शुरू हो जाएगा न्यू नोड को। तो इस तरह से एक इंजर्शन तो हो जाएगी, तो इसमें आप काउंट को प्लस प्लस कर सकते हो। सही हो गया। उसी तरह मैं यहाँ पे एल्स में जाऊंगा। एल्स में जाकर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले एक नोड का टेम्प पॉइंटर बना देता हूँ। टेम्प इज इक्वल टू पॉइंटर, बल्कि पॉइंटर कह रहा हूँ, रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, हेड, यानी जिसे हेड पॉइंट कर रहा है उसे टेम्प भी पॉइंट कर ले। तो ऐसा कुछ हमने कर दिया कि कुछ यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया, वो टेम्प है, और वो भी पॉइंट कर रहा है किसको, जिसको हेड पॉइंट कर रहा है। सही है, इसके अंदर भी हम डब्बा बना के यहाँ पे रख देते हैं 0x112। सही है, ये भी उसी का पॉइंट करे जिसे हेड पॉइंट करे, यानी उसका डुप्लीकेट बनाया है। इसे कहते हैं शैलो कॉपी। ठीक है, तो शैलो कॉपी हमने यहाँ पे की। शैलो कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। अब मैं, क्योंकि मेरा हेड जो है ना वो रेयर पॉइंटर है, इसकी ये लॉस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये लॉस्ट हो गया इसका एड्रेस, तो पूरी लिस्ट मेरी खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया। लेट्स सी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, वाइल मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि कहाँ पे ना नई नोड मैंने वहां पे लगानी है जहां पे इसका जो लिंक है ना वो नल उसे मिले। तो यहाँ पे नई नोड लगेगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली नई नोड लगानी है, तो वो मेरी कहाँ पे लगेगी, जहां पे नल उसे मिलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन में वही लगाऊंगा, टेम्प, जब तक टेम्प का जो मेरे पास डॉट करके ना गेट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता ना, अगर इक्वल इक्वल नल के है, ठीक है,
जब तक नल ना हो जाए तब तक आगे जाना है। ये नोट ही लगाना है यहाँ पे। और यहाँ हम लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो, टेम्प डॉट एरो, माइंड में आता जा रहा है, ठीक है। तो टेम्प, क्योंकि ये जावा है इसमें पॉइंटर्स नहीं होते तो एरो भी नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ डॉट से आप एक्सेस करोगे। डॉट से हम आगे जाते जाएंगे, जैसे हमें नल मिल जाएगा लूप खत्म हो जाएगा, तो इसके नेक्स्ट के अंदर डॉट करके सेट नेक्स्ट के अंदर, सेट नेक्स्ट के अंदर हम न्यू नोड पास कर दें, ठीक है। तो ये हमारी इंजर्शन हो जाएगी। तो काउंट प्लस प्लस यहाँ पे भी कर देंगे, सिंपल इज दैट। तो ये मेरा इंसर्ट एट टेल, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, ये वाला कोड हो गया इंसर्ट एट टेल। हमने उसे फाइंड किया, पहले इसका जो है लिंक है वो नल तो नहीं है, तो आगे जाएगा। फिर इसका जो लिंक है वो नल तो नहीं है, तो आगे कैसे जा रहा हूँ कि टेम्प के अंदर टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस रखवा रहा हूँ, ठीक है। तो टेम्प के अंदर टेम्प के लिंक का एड्रेस, लिंक ये है, तो 0x9110 जो है वो इसका लिंक है, उसका एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा, तो ये फिर आगे मूव कर जाएगा। उसी तरह आगे जब उसने देखा कि इसका लिंक जो है वो नल है, तो लूप यहाँ से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद उसने इसके जो लिंक है ना, जो नेक्स्ट है, ये लिंक यानी नेक्स्ट, इसके अंदर उसने इसका एड्रेस पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरह करके ये इंजर्शन हो जाती है। लेट्स सी कि प्रिंट कराना हो तो कैसे करेंगे, मैं ट्रिवर्स करा के भी दिखा देता हूँ। बाकी आपको ये देता हूँ कि आप खुद इम्प्लीमेंट करके देखें, ये लिंक लिस्ट वाला कोड भी कंप्लीट करके देखिएगा, ठीक है। जिन्होंने किया हुआ है वो एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। लेट्स सी कि हम सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे कि टैम हेड जो है वो, मैंने सारी नोट्स को प्रिंट करना है, तो मैं चेक करता हूँ हेड जो है वो नल तो नहीं है। अगर तो वो इक्वल इक्वल नल है ना, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट अगर नल है तो उस केस में क्या करो, एस आउट कर दो और कह दो कि लिस्ट इज एम्प्टी, मेरी लिस्ट एम्प्टी है। एल्स केस में हम क्या करेंगे, एक लूप लगाते हैं, यहाँ पे मैंने लगाया लूप, और सेम उसी तरह का लूप लगाएंगे, और यहाँ लिखूंगा टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल ना हो जाए तब तक चलता रहे। और यहाँ पे आपने एस आउट करके पहले टेम्प को प्रिंट कराना है, और टेम्प क्योंकि हमने लिया नहीं है तो यहाँ पे नॉट टेम्प इज इक्वल टू, यहाँ पे आप हेड लिख दो, जस्ट उसका डुप्लीकेट सिर्फ बनाना, जैसे हमने ऊपर बनाया था सेम टू सेम वैसे नहीं नीचे बनाना है। अब इसका डेटा मैंने प्रिंट कर, लेट्स सी कि यहाँ पे मेरे पास जो भी डाटा आएगा जेनेरिक के अंदर, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उसे बस प्रिंट करा दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ ले लेता हूँ कि आप क्या करो, टेम्प डॉट गेट डाटा करो और उसे प्रिंट करा। प्रिंट करने के बाद आप क्या करो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट, सही है। तो ये मेरा कोड प्रिंट का भी हो। उसी तरह अपडेट का भी करना हो, आप इसी तरह सर्च का भी कर सकते हो। आप यही कोड लिखोगे और यहाँ पे सर्च की कंडीशन लगा दोगे, अगर डाटा मैच होता है, अगर टेम्प एरो डाटा जो गेट डाटा है वो इक्वल टू हो जाए की के, तो यहाँ पे आप की पास कर दोगे, अगर ये उसके बराबर हो जाए तो उसका डाटा अपडेट करते हैं, सर्च करते हैं, डिलीट करते हैं। जिन्होंने ये किया हुआ है उनके लिए सिर्फ मैं लिंक लिस्ट करा रहा हूँ, बाकी सबके लिए नहीं है। जिन्होंने अभी डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी उनके लिए ये वाला टास्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आप लिंक लिस्ट को कॉल करके दिखाता हूँ। लेट्स सी कि मैं ऐसे इंटीजर के बना लेता हूँ, ये मेरी लिंक लिस्ट है, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू करके यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दी। तो यहाँ मैं कहूंगा लिस्ट डॉट इंसर्ट एट टेल, यहाँ पे एक नंबर पास कर दूंगा। उसी तरह मैं कुछ 4-5 नंबर पास कर देता हूँ, 20, 30, 40, 50, और उसके बाद क्या करता हूँ, लिस्ट डॉट प्रिंट कर दूँ, प्रिंट ऑल कर देता हूँ, इसे चला के दिखा देता हूँ। लेट्स सी कि जितने मेरे नंबर थे वो सारे के सारे सही तरीके से प्रिंट हो रहे हैं, तो मेरी लिंक लिस्ट मैंने खुद जो है इम्प्लीमेंट करके देखी, विदाउट कलेक्शंस। विदाउट कलेक्शन मैंने लिंक लिस्ट बनानी सीखी, इंसर्ट किया और प्रिंट करके देखा, ठीक है। आप में से जिन्होंने लिंक लिस्ट पढ़ी हुई है, डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ा हुआ है, वो खुद इसे जरूर कंप्लीट करिए। तो बेटा ये हमारी लिंक लिस्ट थी,
जिसने की हुई है और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है वो ज़रूर इसे एक बार ट्राई करके देखेगा। लेट्स सी कि अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमने खुद का डेटा स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया अब जावा में जेनेरिक्स को यूज़ करके। लेट्स सी कि अब हम प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो असाइनमेंट कुछ ये है, बड़ी सिंपल सी असाइनमेंट है। वो ये है कि वर्ड डिक्शनरी आपने बनानी है। इसमें होगा ये वर्ड्स होंगे और उनके कुछ सिनोनिम्स होंगे। सिनोनिम्स, ठीक है? कुछ सिनोनिम्स होंगे। लेट्स से कि मेरे पास ना कोई भी वर्ड है, आपने उसके सिनोनिम्स सिमिलर जो उसके वर्ड्स हैं ना उसको स्टोर कराना, ठीक है? और कराना कहाँ है? कलेक्शन के अंदर। याद रहे कि बेस्ट जो कलेक्शन है इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो लेकिन जो कलेक्शन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो होगी हैश मैप। हैश मैप के अंदर की वैल्यू पेयर होता है तो यहाँ पे की होगी और वैल्यू होगी। की में आप स्टोर कर सकते हो फॉर एग्जांपल वर्ड को की के अंदर स्टोर कर लें और वैल्यू के अंदर आपने फिर से एक कलेक्शन स्टोर करनी है। वो कोई लिस्ट हो सकती है, वो कोई वेक्टर हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी लिस्ट शो करनी, क्योंकि एक जो वर्ड है ना, एक वर्ड के मल्टीपल सिनोनिम्स आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है? तो आपने करना यह है कि इंसर्ट हो सके एक वर्ड जो है एक वर्ड जो है वो इंसर्ट करूं विद इट्स फॉर एग्जांपल 3 और 4 सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के साथ मैंने इंसर्ट कर सकूं। ऑपरेशन नंबर 1 ये होना चाहिए। नंबर 2 पे क्या होना चाहिए? मेरे पास कोई भी वर्ड है ना, अगर मैं उसे सर्च करूं तो उसके सारे के सारे सिनोनिम्स प्रिंट हो जाए। सर्च वर्ड एंड प्रिंट ऑल इट्स सिनोनिम्स, ठीक है? उसके सारे के सारे सिनोनिम्स को प्रिंट करा दो। मैं किसी भी वर्ड के सिनोनिम को अगर सर्च फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी वर्ड को डिलीट करना चाहूँ, डिलीट कर सकूँ, डिलीट वर्ड कर सकूँ, मैं अपडेट कर सकूँ वर्ड को, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लेट्स सी कि मैं इसको जाता हूँ ये मेन के अंदर। तो मेन में मैं कुछ ये करता हूँ, ये वाला जो कोड है इसको खत्म करके हैश मैप। हैश मैप को यूज कैसे करते हैं बता देता हूँ मैं। आपने यहाँ पे लाइब्रेरी इसकी जो इंपोर्ट करनी है ना वो होगी जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये इसकी लाइब्रेरी हो। हैश मैप में आप पास करोगे पहली जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू इसकी वेक्टर या फिर कुछ भी आप लिस्ट भी अरे लिस्ट भी रख सकते हो, अरे लिस्ट या लिस्ट भी रख सकते हो, ठीक है? लिस्ट क्योंकि पेरेंट क्लास है, आप ये भी स्टोर कर सकते हो। ये मेरा होगा डिक्शनरी, ये मेरे हो गई डिक्शनरी, ठीक है? डिक्शनरी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू करके, ये मेरा ऑब्जेक्ट बना। लेट्स सी कि ये मैंने हैश मैप क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर क्योंकि पहले की एंटर करते हैं, की वैल्यू पेयर में ये चीज स्टोर करता है। तो एक मैं आपको इंसर्ट एग्जांपल के तौर पे करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ना यहाँ पे लेना है, कोई भी वर्ड पहले सर्च कर देते हैं, जैसे मीनिंग, बल्कि मीनिंग की बजाय सिनोनिम सर्च करता हूँ। परसिस्टेंट सिनोनिम्स, तो यहाँ पे मेरे पास काफी सिनोनिम्स मेरे पास आ गए। उनमें से मैं 3 या 4 को सिर्फ स्टोर कराऊँ, ठीक है? तो लेट्स सी कि मुझे सिनोनिम्स कहाँ पे स्टोर करना है और वर्ड कहाँ पे स्टोर करना है। तो वर्ड जो होगा वो मेरा जाएगा इसकी की में। तो वो मैं बता देता हूँ कि पहले आपने बनानी है लिस्ट। तो लिस्ट ये मैंने जब बनाई तो ये हमेशा इस तरह बनती है। किसकी लिस्ट बनाओगे? क्योंकि सिनोनिम भी हमारे पास स्ट्रिंग ही है, तो ये स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे सिनोनिम जिसे नाम दे देता हूँ। ये मेरे वर्ड्स होंगे, इसे चाहे वर्ड्स का नाम दे दें डिक्शनरी के बजाय वर्ड्स, और इसको दे दो सिनोनिम,
तो आप कंसोल बेस इसे बना लें या फिर जीयूआई बेस बना लें, आपकी मर्जी, ठीक है। इसे मैं सिनोनिम्स कह देता हूँ और न्यू करके मैं इसे कह देता हूँ अरे लिस्ट। सही हो गया, ये मेरी लिस्ट बन गई। और सिनोनिम्स मैं कोई भी इसमें यूजर से इनपुट लेकर डॉट करके ऐड करा। तो एग्जांपल के तौर पे डबल कोट्स में लगाता हूँ यहाँ पे, डबल कोट्स लगाए और यहाँ से मैंने कोई भी यहाँ से ले लिया, जैसे डिटरमिनेंट ऐड में फर्दर 3 या 4 मैं सिर्फ ले लेता हूँ। तो 3 या 4 आप इसमें ऐड कर लें कोई भी। तो इसमें टायरलेस आप ऐड कर सकते हो, गिने चुने कोई भी कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। यूजर से भी इनपुट लेनी है, हार्ड कोड नहीं करना। सही है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ। जैसे ये हो गया और इस डॉट डॉट, सही हो गया। 3 4 मैंने लिख ली है। अब इसमें मैं इंसर्शन कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा वर्ड्स डॉट पुट। पुट के अंदर यहाँ पे मेरा वर्ड आएगा। तो मेरा वर्ड था परसिस्टेंट और इसके सिनोनिम्स में मैं लिस्ट पास कर दूंगा और ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे समझ आई कि आपने सिनोनिम्स के लिए एक लिस्ट बनानी है हमेशा। सिनोनिम के लिए एक लिस्ट बनेगी, वो सिनोनिम पहले ऐड करेगा, ऐड करने के बाद वर्ड ऐड करेगा और फिर उसे इस तरह से आपने मैप्स के अंदर यूज करना। तो सर्च करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये 4 ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट नंबर 15 होगी और इसे विद द हेल्प ऑफ हैश मैप कलेक्शन के साथ आपने करना है, ठीक है। इसे चाहे लिस्ट कर लें तो ज्यादा सिंपल होगा। लेट्स सी कि ये आपका असाइनमेंट नंबर 15 है। फिर भी अगर आपको फर्दर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।